दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे पीआरएम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं ग्रिल बुलीड बाय क्रूल डेविल, एपिसोड 46, सबके सामने ह्यूमिलेट करना। अब आगे। 10 मिनट बाद अपने अंगूठे पर गिलापन महसूस कर रम्यक रूम टेढ़ा मुस्कुराया। वो छोटी बच्ची पिघल गई। तभी एक आह के साथ रावीन ने हाथ वापस ले लिया, जो यूमी के पेट और कमर को मसलते हुए चुटी काट रहा था। यूमी की आह सुन सभी लोग उस तरफ देखने लगे। रम्यक को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बड़ी बेशर्मी से यूमी को सहलाते हुए बिना किसी भाव के उसके चेहरे को घूर रहा था, जो पसीने में भीगा हुआ था। यूमी की मौन वॉइस सुनकर बहुत सारे लड़के उसे घूर रहे थे। वही जो लड़की यूमी के लिए बुरा फील करके रो रही थी। रम्यक क्या कर रहा है उसे सब दिखाई दे रहा था। एक जहर का घूंट घूंटते हुए मासूम यूमी को देख आंसू पोंछते हुए उसने नजरें फेर ली। रावीन टेढ़ा मुस्कुराते हुए यूमी की कमर सहलाने लगा। वही रम्यक की उंगलियां एक रिदम के साथ अपना काम कर रही थी। यूमी का बदन कांपने लगा था, उसकी सांसें भारी होने लगी थी। ना चाहते हुए भी उसकी हल्की आंखें निकल रही थी। जो सुन रावीन को लगा यूमी उसकी छुअन से सहर रही है, जो आधा सही था। रावीन के सख्त हाथ बहुत बेदर्दी से यूमी की कमर मसल रहे थे। और रम्यक का क्या ही कहना, यूमी के गिले जिस्म को उंगलियों से मसलते हुए बहुत सुकून मिल रहा था। यूमी का आंसू और पसीने से भीगा हुआ चेहरा, टेबल पर बनी हाथों की मजबूत पकड़ देख रम्यक टेढ़ा मुस्कुराया। एक वक्त आया जब यूमी ने दोबारा आह भरी। उसके पैर कांपने लगे थे, आंखें लाल हो चुकी थी। रम्यक पैर वापस लेते हुए बिना किसी भाव के यूमी को देखता है। दोनों की नजरें मिली। यूमी की आंसुओं से सनी आंखें देख रम्यक को कोई फर्क नहीं पड़ा। रावीन भी यूमी से दूर हो गया। लगता है कुछ ज्यादा ही जोर से मसल दिया सॉफ्ट थिंग को। और ये लड़की कितनी आहें भर रही थी, जैसे मैं इसके साथ से कर रहा था। अब इतना सहरती है तो जब मैं करूंगा। सोचते हुए एक बार यूमी को घूरते हुए रावीन पीछे हट खाना खाने लगा। यूमी को कहीं जाकर खुद को खत्म कर ले ऐसा लग रहा था। इतने लोगों ने उसकी आहें सुनी होगी, कितना गलत समझ रहे होंगे उसे। रम्यक की हरकत ने उसे बहुत डरा दिया था। यूमी लड़खड़ाते कदमों से खड़े होकर रूम की परमिशन लेने के लिए कुछ बोलती, तभी उसने हाथों से जाने का इशारा किया और यूमी भागते हुए वॉशरूम पहुंच बेहिसाब रोने लगी। यूमी, क्या हुआ बेटा? दादी माँ बोली। कुछ नहीं कहते हुए यूमी रूम में पहुंच दरवाजे से टेक लगाकर बेहिसाब रोने लगी। कॉलेज टाइम में रम्यक ने उसे जिस तरह ट्रीट किया, ऐसे तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। और वो प्यार के बड़े बड़े वादे करता था। अगर जिस्म में शामिल होना ही प्यार होता तो यूमी और रम्यक का एक बच्चा होता। बहुत देर रोने के बाद यूमी की आंखें लगने के साथ वो जमीन पर सो गई। वहीं दूसरी तरफ सिम्मी जी और मिस्टर हान की शादी हो रही थी। मैरिज एग्रीमेंट पर सिम्मी जी के साइन हो चुके थे। विहान के पापा साइन करने वाले थे, तभी उनका फोन बजा, जिसे इग्नोर करते हुए शादी खत्म होने के बाद कॉल रिसीव करते ही उनकी धड़कनें बढ़ गई। नहीं मेरा रूम, नो मेरे रम्यक को कुछ नहीं हो सकता, कहते हुए सिम्मी जी को ड्राइवर के साथ भेज वो जेजू आइलैंड निकल गए। कार में बैठकर सिम्मी जी खुद से, नहीं ये नहीं हो सकता, कहीं ये वही रम्यक तो नहीं जिसने मेरी यूमी का आर पे, सोचते हुए उनकी आंखें बरस पड़ी। एलेक्स को बहुत बुरा लग रहा था जीनी की वीडियो वायरल करने के बाद। भले है जीनी का फेस कवर था, मगर जीनी खुद को पहचान जाएगी तब वो एलेक्स से बेहद नाराज होगी, गुस्सा हो जाएगी। एलेक्स खुद से, तुम चाहे तो मुझे तोड़ लेना मेरी जीनी, बट प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज अपने चुन्नू मुन्नू के पापा को माफ कर दो। मेरी माँ बहुत खतरनाक औरत है, उनसे बचने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। फिर थोड़ी देर रुककर आगे बोला, आई नो, कल रात मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द दिया। उसके लिए मैं बिल्कुल गिल्टी नहीं हूँ, क्योंकि तुम मेरी हो। अभी तो टॉय से दर्द पहुंचा है, फ्यूचर में मेरे डेमोन को कैसे झेलोगी बेबी? मेरे इतने बड़े ड्रैगन को देखने के बाद भी तुमने मुझे गा बोलकर मेरी इंसल्ट करी है, उसका बदला तुम्हारी चीखें ही चुकाएंगी। कायरव अब तक ओटी के पास पहुंच रावीन को कोल्ड लुक देते हुए रम्यक को देख सुनना पड़ गया। कायरव के इग्नोर करने से रावीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपने दोस्त कम दुश्मन ज्यादा रूम की फिक्र हो रही थी। कायरव डॉक्टर का कॉलर पकड़ बहुत कुछ बोल रहा था, चिल्ला रहा था। उसे जानना था आखिर उसके चाचू को हुआ क्या था जो उनकी हालत इतनी सीरियस हो गई। कायरव को डॉक्टर से दूर हटाते हुए रावीन चिल्लाया, स्टॉप इट काय, तुम्हारे चाचू ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। जो सुन कायरव की धड़कनें बढ़ गई। नहीं, उसके चाचू ऐसा नहीं कर सकते। आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे, कहीं उस यूमी के लिए, जिस लड़की ने उनके बेस्ट फ्रेंड का बिस्तर गर्म किया, रूम उसके लिए जान देना चाहते हैं। कायरव बहुत बदतमीज है, उसे सबने बहुत बार समझाना चाहा। यूमी गलत नहीं थी, मगर अपने बाप की तरह कायरव की इमेज औरतों को लेकर बहुत बेकार है। रावीन को दूर हटाते हुए कायरव चिल्लाया, एक ऐसी औरत जिसने अपने बॉयफ्रेंड के दोनों दोस्तों के साथ वो सब किया, रूम को धोखा दिया, उस लड़की के लिए रूम इतना बड़ा कदम उठा कैसे सकते हैं? वो एसएलटी जिंदा होती तो
और यहाँ रावीन का खून खौल उठा। एक पंच कायरव के मुंह पर मारते हुए, मेरी मिल्की वे को कुछ मत बोलना काय। अब यही देखना बाकी रह गया था। रावीन आज तक कायरव, विहान, जुनत, नरुत, सार्थ और एलेक्स के ऊपर चिल्लाया नहीं था और आज हाथ उठा दिया। कायरव गुस्से में, बुरा लगा। टीसीएच, लगता है आपकी परफेक्ट साइज न बेड पर कुछ ज्यादा है सेटिस्फाई। अपनी बात कहते हुए कायरव रुक गया। समझ गया होगा उसकी गुस्से में कहीं बातें गलत है। नहीं, यूमी दीदी मेरी चाची है। यह क्या बोल दिया। रावीन का खून खौल उठा। रावीन कायरव को दोबारा मार पाता तब तक नरुत, एलेक्स और संचित मांझरा संभाल चुके थे। रूम की ऐसी हालत देख सब लोग उदास और दुखी थे। नरुत तो कृष्ण भगवान की प्रार्थना में जुट चुका था। सारा के मुंह से इतनी प्यारी बातें सुनने के बाद उसका भगवान के ऊपर विश्वास बहुत बढ़ चुका था। जुनत, एलेक्स दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे। उनकी आंखें बरस रही थी। संचित को भी बुरा फील हो रहा था, मगर वो बिना कुछ कहे वहां से निकल रिक्षित को कॉल लगाता है। संचित की बात सुनकर रिक्षित टेढ़ा मुस्कुराया। वहीं दूसरी तरफ विहान का जेट कोरिया जेजू आइलैंड पहुंच चुका था। ब्लूबेरी को देखने के लिए विहान की आंखें तरस रही थी। विहान के सभी फोन बंद करके रखे थे। सबसे जरूरी काम ब्लूबेरी को ढूंढना था उसके लिए। असिस्टेंट, बॉस तकाशी इस वक्त जेजू मार्केट में है। जो सुन विहान हाथों से इशारा करता है, जो समझ करीब 20 रेंज रोवर लाइन में लग गई। जॉय को देखते हुए विहान गाड़ी में बैठकर बोला, मुझे वो आदमी जिंदा चाहिए। जॉय कार स्टार्ट करते हुए बोला, यस बॉस। कुछ समय बाद कार एक बड़े से मॉल के दूसरी साइड रुकी थी। असिस्टेंट को ये पक्की खबर जापानीज माफिया ने भेजी थी। ये वही माफिया था जिसने विहान की ब्लूबेरी की खबर पैंडा तक पहुंचाई थी। ताकाशी को मॉल से निकलता देख जॉय ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। विहान का दिल जोरों से धड़क रहा था। जिस विहान रायजादा ने लोगों को काटने से पहले उसके हाथ नहीं कांपे, आज उसके हाथ पसीने में लथपथ हो चुके थे और आंखें अनकहे एहसास बता रही थी। तकाशी के पास कार पहुंचने के बाद असिस्टेंट ने उसे गाड़ी में खींच लिया, मगर सामने का नजारा देख विहान की सांसें थम गई। रूम में दाखिल होकर सारा बोली, आई लव यू सो मच। सारा का जबड़ा दबाते हुए कायरव दहाड़ा, किसको प्यार करती है जेली बता। ब्लूबेरी को देख विहान की आंखें बरस पड़ी और उसे बाहों में भर रोने लगा। सारा की बात सुनकर नरुत का गुस्सा फूट पड़ा और एक चटाक की आवाज के साथ सारा बेड पर थी। लगता है तुम्हें यही सब पसंद है, कहते हुए नरुत सारा के साथ जबरदस्ती करने लगा। कौन है कार में मौजूद, क्या करेगा कायरव सारा के साथ। उसके बदन पर नरुत के दांतों के निशान देखने के बाद क्या करेगी जीनी अपना एमएमएस देखकर। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 47, कायरव का गुस्सा, विहान और ब्लूबेरी। अब आगे, ताकाशी को मॉल से निकलता देख जॉय ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इस वक्त शॉपिंग स्ट्रीट पर बहुत लोग शॉपिंग में बिजी थे। इतने कोरियन लोगों के बीच अकेला जापानीज आदमी ताकाशी पहचान में आ रहा था। ब्लूबेरी की हेयर क्लिप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ताकाशी के पास मौजूद थी, जिन्हें हासिल कर विहान की ब्लूबेरी उसकी बाहों में होगी। विहान का दिल जोरों से धड़क रहा था। जिस विहान रायजादा ने लोगों को काटने से पहले उसके हाथ नहीं कांपे, आज उसके हाथ पसीने में लथपथ हो चुके थे और आंखें अनकहे एहसास बता रही थी। एक बार मिल जाओ मेरी धड़कन, अपनी बाहों में भरकर तुम्हें महसूस करना है। उस रात की माफी मांगनी है, तुम्हारे जिस्म में दाखिल होकर रूह में बस जाना है, तुम्हारी सांसों में अपनी खुशबू ढूंढनी है। मॉल के सामने बड़ी सी बिल्डिंग की छत पर खड़ा पैंडर एक टक विहान की गाड़ी और तकाशी को देखते हुए टेढ़ा मुस्कुरा रहा था। हमेशा की तरह काले कपड़ों के बीच उसका अक्स पूरी तरह गुम हो चुका था। अचानक कार के सामने 10-15 कॉलेज स्टूडेंट निकले, जिससे विहान का गुस्सा बढ़ गया, मगर असिस्टेंट के शांत कराने से विहान उस हेयर क्लिप को चूमते हुए बेसब्री सी ताकाशी का वेट करने लगा। तकाशी के पास कार पहुंचने के बाद असिस्टेंट ने उसे गाड़ी में खींच लिया और यहाँ विहान ने आदमी को अपनी ओर घुमाया, पर सामने का नजारा देख विहान की सांसें थम गई। जॉय और असिस्टेंट गुस्से में कार से निकल तकाशी को ढूंढने लगे। वहीं विहान किसी पुतले की तरह सामने खड़े आदमी को देख रहा था। विहान होश में आते हुए सामने बैठे आदमी का कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाया, कौन है तू, बता वरना। उसकी धमकी सुन आदमी रोते हुए हाथ जोड़कर कुछ कहने की कोशिश करने लगा। आदमी गूंगा और मासूम है समझ आते ही विहान ने उसे जाने दिया और गुस्से में चिल्लाने लगा। असिस्टेंट और जॉय पूरा एरिया छानने के बाद विहान से कुछ कहते तभी विहान का फोन बजा, जिसे रिसीव करने की हालत में विहान बिल्कुल नहीं था। असिस्टेंट कॉल रिसीव कर स्पीकर पर रखता है। सामने से जापानीज माफिया बोला, नीली आंखों वाली लड़की का पता लग चुका है, पैंथर एड्रेस ही मेल कर दिया है। ब्लूबेरी का एड्रेस देख विहान की धड़कनें बढ़ गई, मानो दोबारा जिंदगी मिल गई हो। विहान के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बस आंखों में बेहिसाब खुशी थी। वहीं दूसरी तरफ, अगर मेरे रूम को कुछ हुआ तो तुम सबको जिंदा जला दूंगा। ये हॉस्पिटल 2 मिनट के अंदर राख कर दूंगा। कायरव को चिल्लाते देख डॉक्टर ने हाथ जोड़कर लगभग रोते हुए कहा, मिस्टर कायरव हम पूरी कोशिश कर चुके हैं, मगर रम्यक सर की बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, जैसे वो जीने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। कायरव डॉक्टर के मुंह पर पंच मारता, तभी एक हाथ उसका पंच रोकता है।
जुनत को देख कायरव कुछ कहता कि जुनत उसके गले लगकर बोला, नहीं काय ब्रो, रूम को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। उनकी सांसों में यूमीदी बसती है जो हर वक्त उनकी धड़कन बनके उनके साथ है। कायरव भले ही कितना भी बुरा हो मगर अपने चाचू से बेहद प्यार करता था। रूम की ऐसी हालत देख उसका दिल भर आया था। डॉक्टर्स की टीम अपने काम में डूबी हुई थी। रूम की धड़कनें बंद हो रही थी, सांसें थमने लगी थी। डॉक्टर्स क्या ही करते, उनके किसी भी ट्रीटमेंट पर रूम की बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही थी। यूमी के दर्द को महसूस करते हुए उसका जीना मुश्किल हो चुका था। अपनी सनशाइन के बिना जिंदगी जीना रूम के बस में नहीं था। एलेक्स, जुनत, कायरव, नरुत तीनों उदासी में एक दूसरे को संभालते हुए एक टक ओटी की तरफ देख रहे थे। एलेक्स पहले से जीनी का वीडियो लीक करने के बाद से गिल्ट में था। अब रूम की ऐसी हालत उसे बेबस कर चुकी थी। एक डार्क रूम में तकाशी चेयर से बंधा हुआ कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। पैंडा का इशारा मिलने के बाद एक बॉडीगार्ड तकाशी को कुछ बातें समझाते हुए कुछ पैसे और क्रूज की टिकट देते हुए बोला, ये लो और निकलो यहाँ से। अगर तुम किसी की नजर में आए तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी मासूम पोती भी दुनिया से बाहर। जो सुन तकाशी मान गया ये कंटिनेंट छोड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ समंदर किनारे एक लड़का सामने खड़ी मासूम और प्यारी सी लड़की को पीछे से बाहों में भरकर रोते हुए बोला, तुम मेरी जान हो यूमी, यू आर माई सनशाइन एंड आई लव यू सो मच। यूमी रोते हुए बेहिसाब दर्द के साथ बोली, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप बहुत बुरे हैं, आपने मेरा इस्तेमाल कर लिया तो अब क्यों प्यार का नाटक कर रहे हैं? तारा ने कहा था, आपने सिर्फ हमारी बॉडी के लिए। यूमी से दूर होकर रूम ने कहा, नाटक पहले था मगर अब मेरे सच्चे प्यार को नाटक मत कहो सनशाइन, प्यार साबित करना है ना, ठीक है। कहते हुए रूम समंदर में जाने लगा। यूमी का दिल धक्का सा रह गया। भले ही रूम ने उसके साथ प्यार का नाटक किया मगर उसकी झूठी अच्छाई देख यूमी का दिल धड़कने लगा था। वो प्यार था या नहीं सिर्फ यूमी जानती थी। यूमी के कदम अपनी जगह पर जम चुके थे। रूम समंदर में डूबते हुए आंसुओं से सनी आंखों से यूमी को देख बोला, तुम्हारी बॉडी मेरी सनक थी, तुम्हारे जिस्म को नोचना मेरा जुनून था, मगर तुम्हारी अच्छाई ने मुझे तुमसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया सनशाइन। कहते हुए वो पानी में डूब गया। नहीं रूम, आपको कुछ नहीं होगा, नो। चीखते हुए यूमी की आंखें बरस पड़ी। खुद को जमीन पर पड़ा देख यूमी रोते हुए पैनिक करके बोली, तुम बहुत बुरे हो रूम, तुम्हें जीना होगा, मुझे मेरी हर एक चीख का बदला लेना है, तुम दोनों को खून के आंसू रुलाना है, मेरे अजन्मे बच्चे की मौत का बदला लेना है, तुम मर नहीं सकते। कहते हुए यूमी पागलों की तरह चीखते चिल्लाते हुए बेहोश होते ही धड़ाम से फर्श पर गिर गई। वहीं दूसरी तरफ रूम को बचाने की उम्मीद छोड़ चुके डॉक्टर उसकी बॉडी में मूवमेंट देखकर खुश होते हुए ट्रीटमेंट पूरा करने के बाद ओटी से बाहर निकलते हैं। रम्यक सर अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर की बात सुनकर सबके चेहरे खिल गए। कायरव खुश होते हुए जुनत के गले लगते हुए बोला, चाचू ठीक हो गए, आने दो उन्हें होश में। आखिर हिम्मत कैसे हुई उनकी खुद को चोट पहुंचाने की। रावीन भी बहुत खुश हो गया। अपनी नम हो चुकी आंखों को छिपाते हुए रावीन वहां से निकल गया। एलेक्स के दिल को बहुत सुकून मिला। कुछ देर बाद रूम को जी भर देखने के बाद नरुत और जुनत हॉस्पिटल में रुकते हैं। ये हॉस्पिटल विहान का था। वीआईपी वार्ड में बने अपने बेडरूम में पहुंच नरुत एक बैग खोलता ही जिसमें आसमानी रंग की बहुत प्यारी साड़ी थी। कल मैं अपने प्यार का इजहार करूंगा स्वीट कैंडी, तुम्हारी ना सहने के लिए मेरा नाजुक दिल तैयार नहीं है। आज नहीं तो कल तुम्हें मेरे प्यार का एहसास हो जाएगा, फिर हमारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे इस दुनिया में आएंगे। बेड को देख कुछ सोचते हुए नरुत खुद से, नहीं माना मुझे स्वीट कैंडी को बहुत प्यार करना है मगर उसे तो बहुत दर्द होगा ना। फिर अपनी कमर से नीचे देखते हुए, सारा कसूर तुम्हारा है, किसने कहा था इतना स्ट्रांग होने को? मेरी स्वीट कैंडी को तुम्हारी वजह से दर्द हुआ तो काट दूंगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ हुआ तो हमारे बच्चे कैसे आएंगे? नरुत अपनी है उधेड़बुन में लगा हुआ था। सारा की बॉडी से उसे बिल्कुल मतलब नहीं था। बस शादी के बाद एक प्यारी सी फैमिली के लिए दोनों के जिस्मों का एक होना जरूरी था, तभी उनके प्यारे प्यारे बच्चे इस दुनिया में आ पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जीनी दिन भर सो रही थी। उसकी बॉडी में बहुत दर्द था। जाहिर सी बात है एलेक्स की बुरी हरकतों की वजह से हो रहा था। शावर लेते हुए खुद को नीचे छूते हुए जीनी को याद आया एलेक्स उसे टॉर्चर करते वक्त थरस्ट करते हुए कह रहा था, आह प्लीज बेबी कॉल मी आयु, आह माय जीनी कॉल मी आयु। फिर लिटिल जीनी को चूमते और काटते हुए, हाँ जीनी फील मी बेबी, आई एम ओनली योर्स, आयु इज ओनली योर्स बेबी। अपनी सोच से बाहर आते हुए जीनी रोते हुए बोली, तुम बहुत घटिया हो हॉटी, आई हेट यू। एलेक्स का खुद को आयु कहना याद करके जीनी असमंजस में पड़ गई। बुरे लड़के का नाम तो एलेक्स है, फिर वो मुझे खुद को आयु कहने के लिए फोर्स क्यों रहा था? सोचते हुए जीनी कपड़े पहन खाना खाकर सो गई। हारू सोया हुआ था। वही अभी दोनों की नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए फोन साइलेंट करते हुए सोफे पर लेट गया। रात का वक्त बालकनी में चांद को देखते हुए सारा कॉल पर बात करने लगी। कैसे हो आप, और खाना खाया? सारा बोली। सामने वाली की बात सुनकर सारा ने खिलखिलाकर कहा, आपको खाना बनाना नहीं आता, आप प्लीज रहने दिया करो, क्या पता किसी दिन सामने वाला आपके हाथों का खाना खाकर ऊपर पहुंच जाए।
अच्छा बाबा सॉरी, अपनी सारा को माफ कर दो। यू आर ग्रेट, आगे से आपका मजाक नहीं उड़ाऊंगी। कुछ देर बात करने के बाद कॉल रखते हुए सारा प्यारी मुस्कान मुस्कुराते हुए, इनसे बात किए बिना हमारा दिल नहीं लगता कहीं, मगर हमें सबसे ज्यादा प्यार तो अपनी नींद से है। सारा को नींद से बहुत प्यार है। बहुत बार सारा क्लास के बीच सो जाती थी। टीचर से बचाने के लिए हारू और अभी उसे कवर कर लेते थे। रूम में पहुंच बिस्तर पर लेटकर सारा बोली, आह, आई लव यू सो मच। सारा अपनी बात पूरी करते हुए माई स्लीप बोल पाती तभी किसकी याद में आहें भर रही है जेली। लव हम। कायरव की इतनी डरावनी आवाज सुनकर सारा का बदन सुन्न हो गया। सारा बेड से उठ सामने सोफे पर किसी राजा की तरह बैठे कायरव को देख उसकी जान हलक में अटक गई और चेहरा पसीने से भीग गया। सारा की ओर कदम बढ़ाते हुए कायरव डार्क वॉइस में बोला, किसी को प्यार करती है? उसकी याद में बेड पर अकेला फील करने लगी। TCH, मगर अफसोस तेरी जरूरत अब मैं पूरी करूंगा। कायरव की गुस्से का क्या है कहना। सारा के लिए उसने छुई मुई की यादों से दूर जाने का सोचा। अपने चाचू को हॉस्पिटल में छोड़ जमीन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय सारा को देखने उसे बाहों में भरने के लिए आया था, मगर सारा, ये घटिया लड़की किसी और मर्द की याद में आहें भर रही है, उसे लव यू बोल रही है। नहीं, इस लड़की को हासिल करना ही पड़ेगा। इससे पहले कोई इसके जिस्म पर अपनी मोहर लगाए, मुझे इसके साथ जबरदस्ती ही सही वो सब करना पड़ेगा। तब जेली सिर्फ मेरी बनकर रहेगी। जैसे छुईमुई को एक राउंड में लगभग मार डाला था, तुझे तो हाफ टाइम में ऊपर पहुंचा दूंगा। ये सब सोचते हुए उसके इरादे बेहद खौफनाक थे। कायरव की आवाज भले है शांत थी, उसकी बातों के पीछे दबा हुआ गुस्सा सारा बखूबी महसूस कर सकती थी। सारा रोते हुए कुछ कहने वाली थी, पर कायरव की लाल आंखें और बेल्ट खोलता देख सारा कुछ ना कह पाए। किसी को प्यार करती है, उसे बाहों में भरकर प्यार करना है, कहते हुए कायरव का जबड़ा कस गया और हाथों की हरी नसें उभरने लगी। मम्मी वो सारा को खुद से इतना डरता देख कायरव टेढ़ा मुस्कुराया। कायरव सारा के बाल स्निफ करते हुए डार्क वॉइस में, ओ जेली लाओ लाओ लाओ, डॉट यू आर इन लव विद समवन। फिर गुस्से में उसके बाल मुट्ठी में भींचकर दहाड़ा, डू यू रियली वॉन्ट लव हम, और आर यू क्रेविंग फॉर दैट थिंग। कहते हुए उसने सारा को बेड पर पटक दिया और अपनी शर्ट निकालकर बोला, राइट, आई फुलफिल योर विश। तुम्हें इस कदर खुश करूंगा कि तुम चलने की हालत में ना रहो। वही दूसरी ओर विहान की कार एक छोटे से घर के सामने रुकी। अपने धड़कते दिल को संभाल विहान घर में दाखिल होकर सामने का नजारा देख किसी पुतले की तरह अपनी जगह पर जम गया। आज कवर इमेज चेंज हुई है। सारा और उसके हीरो को मैं ऐसे ही इमेजिन करती हूँ। बाकी यहाँ की ऑडियंस को डिफरेंट स्टोरी कहाँ पसंद है। जब तक मेरा मूड है यहाँ स्टोरी दूंगी, नहीं तो बंद। मेरे बाकी 5 अलग कॉन्सेप्ट की स्टोरी दूसरी जगह पोस्ट करूंगी। जहाँ किसी के हार्डवर्क की कदर नहीं, वहाँ क्यों पोस्ट करना। तारांकन सारा के मुंह से खुद के लिए प्रोस्टिट्यूट सुनकर नरुत उसे थप्पड़ मारते हुए जबरदस्ती करने लगा। छोटा स्पॉइलर, मेरी मजबूरी है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 48, टॉर्चर, ऐसे छिपा रखा है जैसे डायमंड्स है। अब आगे कायरव सारा के बाल स्निफ करते हुए डार्क वॉइस में, ओ जेली लाओ लाओ लाओ, डॉट यू आर इन लव विद समवन हम। फिर गुस्से में उसके बाल मुट्ठी में भींचकर दहाड़ा, डू यू रियली वॉन्ट लव हम, और आर यू क्रेविंग फॉर दैट थिंग। कहते हुए उसने सारा को बेड पर पटक दिया और ब्लैक शर्ट निकालकर बोला, राइट, आई विल फुलफिल योर विश। तुम्हें इस कदर खुश करूंगा कि तुम चलने की हालत में ना रहो। वहीं दूसरी तरफ ब्लूबेरी के घर में पहुंच सामने का नजारा देख विहान की आंखें समंदर की तरह शांत हो गई और किसी सुनामी की तरह एक के बाद एक आंसू की बूंद उसकी आंखों से बरस पड़ी। बहुत सारे लोगों को रोता देख विहान की नजर दीवार पर लगी नीली आंखों वाली एक सुंदर सी लड़की की फोटो पर हार लगा देख उसकी आंखें बरसने लगी। विहान के पापा हॉस्पिटल पहुंच रूम को देख रोने लगे। कायरव के डेड बहुत बड़े हैवान हैं, उन्हें किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं मरता। जब रूम छोटा था उन्होंने बहुत बार कोशिश करी थी उसको मारने की, मगर रूम की अच्छी किस्मत वो बच गया। एलेक्स का रूम। एलेक्स बेड पर लेट जीनी के साथ बिताए हसीन लम्हों को याद करके हल्का मुस्कुराते हुए बोला, तुम बहुत क्यूट हो बेबी। तुम्हारी आहें मुझे रात भर सोने नहीं देती, पर तुम्हारी आंखों में मैंने एक अजीब एहसास देखा था। माना मैंने बहुत दर्द दिया तुम्हें, मगर तुमने क्यों खुद को किसी और का कहा। तुम मेरी हो जीनी, सिर्फ मेरी। एलेक्स को गिल्ट हो रहा था क्यों उसने जीनी की चीखों को इग्नोर करके उसे हाथ और उस चीज से दर्द दिया। वेट, मेरी जीनी को उससे दर्द हुआ, मतलब उसने पहले कभी कुछ नहीं किया होगा। तभी उसे याद आया। एलेक्स अपनी मिडल फिंगर देखते हुए सोचने लगा, उस रात जीनी बार बार कह रही थी, नो होटी, ये बहुत दर्द देता है। मैंने खुद को कभी ऐसे दर्द नहीं दिया। एलेक्स बहुत खुश होते हुए उस फिंगर को चूमकर जीनी की यादों में खोते हुए बोला, आई एम ओनली योर्स माई जीनी। आयांश रायजादा सिर्फ तुम्हारा है और तुम मेरी। अगर तुमने किसी और लड़के के करीब जाने की कोशिश करनी चाहिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ कायरव की धमकी सुन सारा की बॉडी में दर्द और डर की सिरहन दौड़ गई। नहीं, 2 साल पहले की दर्दनाक वारदात सारा बिल्कुल दोहराना नहीं चाहती थी। कायरव बेड पर कितना बड़ा हैवान है सारा अच्छे से जानती है।
उसकी स्ट्रॉन्ग प्रेसेंस अपने नाजुक जिस्म में महसूस करके सारा उस वक्त खून के आंसू रोई थी। सारा को किसी सोच में डूबा हुआ देख कायरव बौखला गया। कहीं ये दोबारा किसी और आदमी के बारे में तो नहीं सोच रही। यही सोचते हुए कायरव का मन कर रहा था इसी वक्त सारा को स्वर्ग पहुंचा दे। मैं इस बेहुदा लड़की के लिए इतने जरूरी कामों को छोड़कर भागा चला आया, मगर ये लड़की पता नहीं किसकी यादों में आहें भर रही है। कायरव कुछ मिनट पहले सारा के रूम में दाखिल होकर वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखते हुए सिगरेट के कश भर रहा था। सारा वॉशरूम में होगी सोचकर वो सारा को नहाते हुए इमेजिन करने लगा। सारा का गोरा बदन पानी की बूंदों से ढका हुआ है, उसका परफेक्ट साइज फिगर जिसका दीदार अब तक कायरव की आंखों को नहीं हुआ था। कायरव बेहद दीवानगी से ये सब इमेजिन करते हुए टफ होने लगा। उम्मीद के उलट सारा बालकनी से निकली, वो भी किसी को आई लव यू कहते और आहें भरते हुए। जेली, तो कभी कायरव ओबरॉय का प्यार नहीं बन सकती, मगर तुझे किसी और को प्यार करने की इजाजत नहीं है। तेरे जिस्म पर सिर्फ मेरा हक है। सारा कुछ समझ पाती तब तक कायरव ने आगे बढ़ उसे बिस्तर पर धक्का दे दिया और यहाँ सारा ने पहनी बेबी पिंक कलर की घुटनों तक की सेटिन नाइटी का श्रग कंधे से नीचे गिर गया। सारा के पैरों के बीच घुटना रख उसके मुंह को मुट्ठी में भींचकर कायरव डेंजर आवाज में बोला, बड़ा शौक है ना आहें भरने का, अब देखता हूं मेरी बाहों में कितना चिल्लाती है। कायरव का हैंडसम फेस उसके प्यारे चेहरे के बेहद करीब था। सारा की आंखों से आंसू की बूंदें बरस रही थी। इस इंसान से सारा बेहद नफरत करती थी। कायरव की छुअन उसे उस दर्द भरी रात की याद दिलाती थी। सच कहते हैं, साइंस इतना भी आगे नहीं पहुंचा है। पहुंचा होता तो पुरानी स्किन बॉडी से अलग करके नई स्किन ट्रांसप्लांट करके सारा कायरव की छुअन से ताउम्र दूर हो जाती। अपने गालों पर दर्द महसूस करके सारा होश में आते हुए कायरव को रोते हुए देखने लगी। सारा के गालों को दबाकर उन्हें झटकते हुए कायरव सर्द आवाज में, लेट जा। डर की एक तेज लहर सारा के बदन में दौड़ गई। लेटने के बाद कायरव क्या करेगा सारा अच्छे से जानती थी। उसे तो अपने नाजुक हिस्सों के लिए डर लग रहा था। अनायासी उसकी नजर अपने सीने पर जाते ही 2 साल पहले कायरव का डरावना रूप, उसका छोटे बच्चों की तरह सारा के छोटे छोटे सीने को सक करना याद करके वो बोली, न नहीं मिस्टर। सारा के ऊपर झुकते हुए अपने सख्त खुले सीने से उसके नाजुक सीने को दबाते हुए कायरव हस्की वॉइस में कहता है, लेटकर मजा नहीं आता तुझे? इंटरेस्टिंग, खड़े होकर मुझे अपने अंदर फील करना है। बट वैसे तो तेरा पहला एक्सपीरियंस चुई मुई की तरह दर्द भरा होगा। एंड आई होप आई विल बी योर फर्स्ट मैन। आखिरी बात कहते वक्त उसकी आंखें बेहद सर्द थी और यहाँ सारा सहम गई। कायरव के कसे हुए बदन को देख वो मन में फुसफुसाई, मैं आपको झेल चुकी हूँ मॉन्स्टर कहीं के। सारा इतनी सहम चुकी थी, वो ये तक भूल गई वो मन में चिल्ला भी सकती थी, मगर कायरव का खौफ ही इतना है। कायरव एक झटके में सारा का श्रग जमीन पर फेंकते हुए उसके ऊपर झुकने लगा। सारा रो रो कर पीछे हटते हुए बेड से नीचे गिरती, तभी कायरव उसके पैर खिंच सारा के ऊपर हावी हो गया और सारा घुटती आवाज में रोने लगी। वो कायरव के सामने रोने की हिम्मत नहीं करती। एक चर की आवाज के साथ सारा के हाथ अपने सीने पर कस गए। सारा के बदन पर चिपकी स्पोर्टवेयर देख कायरव ने नीचे देखा, जहां पिंक हॉट पेंट और सारा के सेक्सी लेग्स देख वो टेढ़ा मुस्कुराया। कायरव सारा के दोनों हाथ अपनी फेवरेट चीज के ऊपर से हटाते हुए उसके कान को खिंचकर बोला, ऐसे छिपा रखा है जैसे डायमंड्स हो और कोई चुरा लेगा। सच में डायमंड्स है बेबी, बस थोड़े छोटे हैं, बट आई लव देम। कहते हुए उसने इन्हें के ऊपर से सारा को जकड़ लिया। एक आहें भरते हुए सारा खुद से बोली, जंगली जानवर कही के उस रात हम 18 के होने वाले थे। हमारे रावी और सवी दोनों बहुत ज्यादा छोटे थे। आपने उस वक्त भी मेरे मासूम सावी और रावी को इन बड़े बड़े हाथों और अपने नुकीले दांतों से कुचल दिया था। ड्रैकुला। होश में आते हुए सारा चीखी, आह मम्मा, क्योंकि कायरव सारा के गले को चूमते हुए काट रहा था। साथ है उसके हाथ सारा के रावी और सावी को बेरहमी से मसल रहे थे। उसके काटने और मसलने से सारा को बेहद दर्द हो रहा था। कायरव का टॉर्चर करने का तरीका बहुत बुरा था। सारा को लग रहा था कायरव के हाथ उसके सावी और रावी को निचोड़ते हुए अलग करके फेंक देंगे। मेरी ब्लूबेरी, नहीं ये नहीं हो सकता। उसके कदम लड़खड़ा गए। जॉय और असिस्टेंट सामने बैठे लोगों से सारी बात पता करके विहान के पास पहुंचते हैं। विहान को जिंदा लाश की तरह खड़ा देख दोनों परेशान हो गए। विहान कायरव से ज्यादा खतरनाक और क्रूएल है। बस कायरव बहुत बदतमीजी करता है और विहान सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देता। उसे रोता देख जॉय और असिस्टेंट को बहुत बुरा महसूस हो रहा था। जॉय हिचकिचाते हुए, बॉस इस लड़की की कल एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ऑफिस की बिल्डिंग में आग लगने से उनकी पूरी बॉडी जल चुकी थी, इसलिए जल्दी अंतिम संस्कार करवा दिया। जहां तक आपने बताया था, सारी बातें लड़की से मैच करती है। घुसकर मौजूद सभी औरतें विहान को ऐसे घूर रही थी जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। असिस्टेंट और जॉय विहान को बाहर जाता देख उसके पीछे भागे। उसे कार के पास जाता देख उन्हें लगा विहान अब रिजॉर्ट जाएगा, मगर उसे पैदल बेसुध सा चलता देख उनकी आंखें गहरी हो गई। असिस्टेंट और जॉय विहान के पीछे चलते हुए उसे आवाज दे रहे थे। विहान बिना पीछे मुड़े शांत आवाज में बोला, डोंट फॉलो मी अदरवाइज। जॉय हिम्मत जुटा विहान के पीछे भागते हुए कहता है, बॉस रुक जाइए।
एक गोली उसके कंधों को छूते हुए निकली। असिस्टेंट जॉय को संभालते हुए विहान को देख रहा था। विहान की आवाज बहुत अजीब थी, जैसे उसमें बहुत सारा दर्द समेट रखा हो। विहान शांत आवाज में आगे बढ़ते हुए बोला, मेरे पीछे मत आना। दोनों हिम्मत नहीं करते उसके पीछे जाने की। आज मेहंदी का फंक्शन था। इतना बिजी होने के बावजूद मैंने चैप्टर दिया और कुछ लोग, छोड़ो क्या ही बोलना। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 49, Whom Do You Love Jelly? जैलिस कैरव। अब आगे, हॉस्पिटल में रूम में दाखिल होकर बेड पर लेटे रूम को देख जुनत एक बार सोफे पर लेटे मिस्टर हान को देखकर दूसरे काउच पर लेट गया। जुनत उदास होते हुए खुद से, पता नहीं आपने क्यों यूमी दीदी के साथ प्यार का नाटक किया। आपने क्यों वंचित भाई और रावीन भाई को कहके यूमी दीदी का एमएमएस वायरल करवाया। आपको पता है राखी पर उन्होंने मुझे राखी बांधी थी। मैं लड़कियों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो बहुत लालची होती है, पर आप उनकी तरह नहीं थी। आपने गिफ्ट में दिया हुआ 80 करोड़ का चेक वापस कर दिया। काश सभी लड़कियां आपके जैसे होती। आंखें बंद करते ही सारा का चेहरा आंखों के सामने आते ही जुनत गुस्से में, आप अच्छी थी दीदी, मगर कुछ चालबाज लड़कियां अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आती। उसका हैंडसम फेस गुस्से में बेहद डरावना दिख रहा था। वॉशरूम में दाखिल होकर वो बहुत देर तक अपने हाथों को रगड़ते हुए सारा की मखमल जैसी सॉफ्ट बॉडी का टच अपने हाथों में मिटाने लगा। सारा की आह और उसका टच याद करके उसका मन करता है अभी सारा को जान से मार दे। जुनत बेदर्दी से पानी के नीचे हाथों को रगड़ते हुए बोला, आई स्वा बाय CH, I'll kill your delicate body into millions of pieces. Don't you dare to come in front of me. जुनत का गुस्सा बहुत बुरा है, जिसकी चपेट में अगर कोई इंसान गलती से आ जाए तो उसकी दर्दनाक मौत पक्की। अपने गुस्से को शांत करने के लिए जुनत शावर के नीचे खड़े होकर ब्लैक शर्ट फेंकते हुए खुद को शांत करने लगा। बीतते वक्त के साथ सारा के लिए उसकी नफरत बढ़ रही थी। बाहर सनफॉल हो रही थी, फिर भी ठंडे पानी से शावर लेते हुए सारा की यादों को अपने दिमाग से मिटाने लगा। वहीं दूसरी तरफ सारा के रूम में चांद की रोशनी फैली हुई थी, जहां कायरव बिना शर्ट के सारा के ऊपर लेट उसके सीने को दोनों हाथों से मसल रहा था। कायरव के होंठ उसके गले से होते हुए कॉलर बोन और क्लीवेज तक का सफर तय कर रहे थे। बाहर स्नोफॉल हो रही थी, जिस वजह से कमरे का माहौल ठंडा था। पतली सी इनर सेट में सारा को ठंड लग रही थी, पर कायरव की हरकतों ने रूम का माहौल सर्द कर दिया था। सारा की नाजुक सी बॉडी कायरव की सख्त बॉडी के नीचे दबी हुई थी। दोनों के बीच हवा गुजरने तक की जगह नहीं थी। एक जहर का घुट घुटते हुए सारा बेडशीट मुट्ठी में भींचकर बेहिसाब रो रही थी। कायरव के फेस को क्लीवेज पर महसूस करके उसका मन करता है खुद को जला दे। कायरव सारा को ऐसे सक कर रहा था जैसे उसे निगल जाएगा। पूरे रूम में कायरव की भारी सांसें और स्मूच करने की और सारा के सिसकने की आवाजें घूम रही थी। सारा बेजान गुड़िया की तरह लेटकर रोते हुए खुद से, हाँ हमने 2 साल बाद इनका नाम लिया। सारा बहुत साफ दिल है, वो हर किसी से प्यार करती थी। हर लड़की की तरह सारा को खुद से भी बेहद प्यार था। 2 साल बाद सारा ने वो नाम अपनी जुबान से लिया था, जिस बात पर उसे बहुत हैरानी हो रही थी। सारा छोटी थी और अभी भी ज्यादा बड़ी नहीं हुई, फिर भी उसे दोनों प्यारे थे। मगर उस रात के बाद उन्हें देख सारा को कायरव की हैवानियत याद आती थी। 2 साल पहले सारा ने अपने नाम सारावी से दोनों बोबीज का नाम रावी सावी रखा था। मगर जिस रात उसकी बॉडी के साथ खेला गया, वो बेजान गुड़िया की तरह रहती थी। ना किसी से ज्यादा बात करती थी, ना खुलकर मुस्कुराती थी। उसकी खुशियां मानो उस मनहूस रात को उजड़ गई थी। उस रात के बाद सारा कभी खुद को मिरर में देखते हुए प्यार से मुस्कुराई नहीं। ना उसने दोबारा अपने जिस्म के नाजुक हिस्सों को कोई और नाम से बुलाया। कायरव सारा की बॉडी से स्पोर्ट वेयर अलग करने लगा, जो महसूस कर सारा सुनी आंखों से रोते हुए, मिस्टर पार्क प्लीज लीव मी। गुस्से में आते हुए कायरव ने एक साइड की बियर नीचे करके सेंसिटिव एरिया पर जोर से काट लिया और बोला, क्या कहा? बोलो जेली, तुमने मुझे क्या कहा? कहते हुए उसने सारा के सीने को जोर से मसलना चालू कर दिया। MR पार्क का? हाँ, सारा सिसकते हुए बोली। सारा के गले से नीचे घूरते हुए कायरव ने कहा, इतना जल्दी भूल गई? कायरव नाम है मेरा, कॉल मी कायरव बेबी। सारा रोते हुए, कायरव जी हमें छोड़ दीजिए। दोनों की आंखें मिली। सारा जल्दी से कायरव से नजरें चुराने लगी, क्योंकि कायरव ने ऊपर कुछ नहीं पहना था और सारा का जिस्म ऊपर से बेपर्दा था। सारा का चेहरा ऊपर उठाते हुए कायरव की गहरी काली आंखें सारा की काली आंखों से मिली। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कायरव मैग्नेटिक वॉइस में सारी की आंखों को चूमने के बाद बोला, फील मी जेली, जस्ट फील माई टच ऑन योर सॉफ्ट एंड प्रेशियस बॉडी। कहते हुए उसका चेहरा सारा के सीने में गुम हो गया। सारा चिहुक उठी कायरव के होंठों को वहां महसूस कर। सारा के एक सीने को छोटे बच्चे की तरह सक करते हुए कायरव बोला, मेरे छूने से तुम्हें कैसा फील होता है जेली? बोलो जेली। सारा सिसकते हुए बोल पड़ी, मयम। सारा को रियलाइज हुआ वो क्या बोल गई। सारा के मुंह से कोई और नाम सुनकर कायरव का गुस्सा फुट पड़ा। उसने गुस्से में सारा को काटना स्टार्ट कर दिया, मगर सारा कुछ रिएक्ट नहीं करती, किसी बेजान लाश की तरह लेटी हुई कुछ सोच रही थी। सारा के चेहरे पर दर्द की लकीरें देखते हुए कायरव टेढ़ा मुस्कुराया।
हाँ, किसी और को प्यार करेगी तो करने दो, पिघल तो मेरी बाहों में रही है। फिर उसके सीने को घूरते हुए, और ये पीछे टेस्ट करने वाला मैं पहला आदमी हूँ, प्यार माय फूड। सारा को कहीं खोया देख कायरव को बहुत गुस्सा आता है। किसे याद कर रही है जेली? सारा को दीवानगी से घूरते हुए कायरव आगे घटिया तरीके से बोला, मेरी बाहों में वो गर्माहट नहीं मिलती क्या जो अपने प्यार की बाहों में मिल। कहते हुए वो रुक गया। कोई उसकी जेली का प्यार कैसे हो सकता है? नहीं, जेली सिर्फ कायरव की है, उसकी बॉडी के ऊपर सिर्फ कायरव का हक है। सोचते हुए उसने सारा को इस कदर जकड़ा जैसे उसके सीने को बदन से अलग कर देगा। कायरव खुद से बोला, मेरी जेली के जिस्म के साथ साथ दिल में सिर्फ और सिर्फ कायरव बसेगा। पहले पता तो कर लेता हूँ इसके दिल में कौन है। सारा के गालों पर होंठ रगड़ कायरव मदहोश आवाज में बोला, बता जेली तू किसको प्यार करती है? रूम में एंटर होकर तूने किसे आई लव यू कहा? सारा रोते हुए अपना दर्द बर्दाश्त करके बोली, कायरव जी हाँ, हम नीनू को आई लव यू बोल रहे थे। कायरव खुद से, ये हारू क्या कम था जो अब नीनू। डैम इट, whom डू यू लव जेली, टेल मी। सारा के बाल मुट्ठी में भींचकर दहाड़ा, कौन है नीनू? कायरव के एक हाथ की पकड़ सारा के बालों में थी और दूसरे की उसके नाजुक खुले सीने पर। न नीनू मतलब हमारी निनी, नींद। और यहाँ कायरव को सुकून मिला। सारा के जवाब से खुश होते हुए कायरव ने उसके माथे, गाल, नाक को चूमते हुए बोला, पहले नहीं बता सकती थी जेली, मेरे बेबी पीछे इसको कितना दर्द दिया मैंने। कहते हुए एक साइड सारा को छोटे बच्चे की तरह सक करने लगा। सारा उसे कैसे बताती, वो पति पत्नी थोड़े ही थे जो एक दूसरे की मन की बात जान जाए। कायरव उसके पास क्यों आता है सारा अच्छे से जानती है। रिवॉल्विंग लाइट, आप ये सब दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं? हम पैसों के पीछे नहीं भागते, आपने तो हमें प्रोस्टिट्यूट समझ लिया। एक थप्पड़ के साथ सारा बेड पर गिर गई। उसके ऊपर चढ़ नरुत ने आसमानी साड़ी अलग कर दी। सारा के गले पर दांतों के निशान देख कायरव के एक थप्पड़ के साथ सारा बेड पर थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 50, ये वीडियो वायरल होने का क्या चक्कर है? अब आगे। हॉस्पिटल, वॉशरूम से निकल टॉवल से हाथ वाइप करते हुए रूम के बिस्तर को अजीब देख उसे थोड़ा अजीब लगा। पर्दे के पीछे जाते हुए जुनत पर्दा खोलता तभी उसका फोन बजा। फोन साइलेंट करते हुए जुनत सामने वाले शख्स की बात सुनकर बोला, क्या कहा हुआ? औक में अभी आया। सारा के जवाब से खुश होते हुए कायरव उसके माथे, गाल, नाक को चूमते हुए बोला, पहले नहीं बता सकती थी जेली, मेरे बेबी पीछे इसको कितना दर्द दिया मैंने। कहते हुए एक साइड सारा को छोटे बच्चे की तरह सक करने लगा। सारा उसे कैसे बताती, वो पति पत्नी थोड़े ही थे जो एक दूसरे की मन की बात जान जाए। कायरव उसके पास क्यों आता है सारा अच्छे से जानती है। नरुत का रूम, लाइट्स ऑन करते हुए नरुत एक स्केल लेकर खुद का नाप लेने के बाद कमर से नीचे देख बॉक्सर पहनते हुए बोला, माना मुझे बच्चे चाहिए, पर ये बहुत बड़ा है, इससे तो मेरी स्वीट कैंडी को बहुत दर्द होगा। क्या करूं, कम भी नहीं कर सकता। जूनियर बेटे, तुमने मेरी कैंडी को तकलीफ देने की कोशिश करी तो जान से मार दूंगा। कहते हुए वो सो गया। कायरव के होंठ तेजी से वहां सक करते हुए दूसरी साइड दबाव बना रहे थे, जिसे महसूस कर सारा की आंखें बंद हो गई और एक आंसू की बूंद उसकी आंखों से निकल गालों को छूते हुए गुम हो गई। कायरव उसके सेंसिटिव एरिया को 2 उंगलियों के बीच मसलते हुए बोला, जेली ये लिटिल चेरी इतनी पिंक और टाइट कैसे है, और मेरे दोनों पीचेस इतने सॉफ्ट कैसे हैं? फिर सारा को देखते हुए दोनों को कसकर मुट्ठी में भींचते हुए बोला, तुम मिल्क पीती हो? सारा रोते हुए कायरव से आंखें चुराते हुए कहती है, हाँ हमें नहीं पसंद। कायरव एक साइड सक करते हुए, पसंद नहीं है तो पसंद कर लो, मुझे जल्दी से मिल्क चाहिए। कितनी देर से दबा रहा हूं, कुछ नहीं मिला। सारा कायरव को देखते हुए खुद से, क्या कायरव जी थोड़े पागल है, बच्चे होने के बाद मिलेगा ना। वेट, मैं इन्हें क्यों दूं, बुरे इंसान। दर्द होता है। सारा सिहर उठी क्योंकि कायरव उसके सीने को बहुत जोर से मसल रहा था। अगेन जेली, तू दोबारा किसी और को याद करने लगी। तभी उसे याद आया सारा ने नींद को आई लव यू बोला था। सारा के बाल मुट्ठी में भींचकर कायरव चिल्लाया, आगे से मैंने किसी और के लिए तेरे मुंह से लव यू सुना तो जिंदा जला दूंगा। सारा तकिए में मुंह धंसाकर सिस रही थी और कायरव अपनी वेट टंग से सारा को लिक करने लगा। आधे घंटे बाद सारा के सीने से मुंह निकाल कायरव बोला, कैसा लगा जेली? सारा कुछ नहीं कहती। कायरव को तेज गुस्सा आया। इट्स हर्टिंग। सारा के सीने को मसलते हुए कायरव ने कहा, बता जेली कैसा लगा? कैसा लगा जब मेरी वेट टंग ने इन्हें सक किया, जब मैंने इन्हें हाथों में भरकर मसल दिया, कैसा लगा जेली? सारा गले से नीचे देखती है। दोनों पीछे कायरव के सलाइवा से भर चुके थे, जिससे सारा को बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। दोनों की आंखें टकराए। सारा की दोनों आंखों को बारी बारी चूमते हुए कायरव ने कहा, ऐसे मत देखो जान, वरना वो वाला प्यार करते हुए तुम्हारी जान निकल जाएगी। सारा रोते हुए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए ना, मुझसे दूर जाने की और छोड़ने की बातें मत करना नहीं तो। कायरव की धमकी सुनकर सारा डरते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते हैं,
अचानक कायरव अपने सख्त होंठ सारा के मुलायम होंठों पर रख देता है। सारा रोते हुए उसे दूर हटाने वाली थी। सारा बेवकूफ नहीं है, वो अब तक समझ चुकी थी कायरव को हैंडल करना है तो शांति से काम लेना पड़ेगा। सारा को मुंह न खोलता देख कायरव एक बो बाय को दबाते हुए सारा के मुंह में टंग एंटर करता, तभी उसका फोन बजा। कायरव सारा का मुंह बंद देख वापस सेंसिटिव एरिया को 2 उंगलियों से मसल देता है। सारा के होंठों को वापस चूमते हुए कायरव से टंग एंटर कर दी। यहां सारा की सांसें थम गई। दोबारा फोन बजता सुन सारा से दूर होते हुए फोन फेंकने वाला था। रूम का भाई नाम देख कायरव कॉल स्पीकर पर रखकर सारा के सीने को दबाते हुए, क्या है? मिस्टर पार्क गुस्सा दबाते हुए कहते हैं, तुम कहाँ हो? मैं रिजॉर्ट में तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। कहीं तुम किसी लड़की की चीखें तो नहीं निकलवा रहे मेरे शेर। कायरव समझ गया ये आदमी चापलूसी कर रहा है और ये कभी नहीं सुधरने वाले। माइंड योर ओन बिजनेस कहते हुए उसने कॉल रख दिया। मिस्टर पार्क के रिजॉर्ट में होने की बात सुनकर शर्ट पहनने के बाद सारा को देखता है, जो ब्लैंकेट से खुद को ढकते हुए रो रही थी। कायरव सारा की ओर देखते हुए गुस्से में, ये बुढ़ा कुछ भी बोलता है, मेरी जेली ने इनकी बातें सुनी होगी। दोबारा फोन बजता सुन फोन कान से लगाते हुए सामने वाले की बात सुनकर कायरव कॉल रखते हुए सारा के माथे को चूमते हुए बोला, जेली इट्स अर्जेंट, डोंट वरी बेबी, हम जल्दी प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूं मैं तुम्हारा फर्स्ट मैन निकलूं। फिर उसके गाल भींचते हुए, इफ यू वर स्लेप्ट विद अनदर एज हॉल, आई स्वेयर आई विल किल बोथ ऑफ यू, अंडरस्टैंड? सारा ने रोते हुए हमें गर्दन हिलाई। व्हाट्स जेली? हाँ, सारा को एकटक देखते हुए कायरव अपने होंठ उसके होंठों पर रखकर कुछ पल चूमने के बाद रूम से निकल गया। सारा बेदर्दी से आंसू पोंछते हुए, नहीं, अगर इन्हें पता चल गया हम वह अजिन नहीं है तो कायरव जी अपने कहे मुताबिक मुझे मार डालेंगे, फिर मेरे मयंक का क्या होगा? नहीं, हम उनके बिना नहीं जी सकते। कायरव जी ने पूछा, मेरे करीब आने वाला पहला शख्स कौन है? तो मैं कैसे बताऊं, वो बुरे लड़के कायरव जी खुद है। उद्धरण चिन्ह। सारा की परेशानियां खत्म नहीं होती। वो बड़ी मुश्किल से सोने की कोशिश करने लगी, इस बात से अनजान कल कितना बड़ा धमाका होने वाला है उसकी जिंदगी में। वहीं दूसरी तरफ विहान सुनसान सड़क पर बेसुध सा चलते हुए सुनी आंखों से रो रहा था। विहान न पहनी हुई ब्लैक शर्ट जिसकी स्लीव्स कोहनी तक फोल्ड थी, बेजान चेहरा, बिखरे हुए बाल। हमेशा सलीके से रहने वाला विहान आज पूरी तरह बिखर चुका था। विहान रयजादा को कोई खुली आंखों से इस हालत में देखता तो खुद की आंखों पर विश्वास नहीं करता। एक ब्रिज के पास पहुंच चांद को देखते हुए उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद गिर गई। विहान बहुत देर से खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर अब नहीं, उसके सब्र का इम्तिहान खत्म हो चुका था। ब्लूबेरी, चीखते हुए विहान घुटनों के बल बैठ बेहिसाब दर्द और तड़प के साथ रोने लगा। विहान रोते हुए चिल्लाया, एक बार माफी तो मांग लेने देती जान। क्या गलती थी मेरी? हाँ, क्या मैंने तुमसे कहा था मेरे रूम में आने के लिए? तुम अपनी मर्जी से आई और मैंने तुम्हें बिना सोचे समझे बाहों में भर लिया। तुम मेरी जरूरत थी, इसलिए तुम्हारा आर पे करते हुए मेरे हाथ नहीं कांपे। तुम्हारे अंदर दाखिल होते ही नीचे लगा खून देख मैं समझ गया तुम बहुत प्योर थी। जानकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तुम्हारी चीखों को इग्नोर करके जबरदस्ती वो सब करने लगा। तुम्हारी नाजुक बॉडी मुझे बीतते वक्त के साथ पागल बना रही थी, मगर फिर अपने बाल खींचते हुए रोते हुए बोला, आसमान में चमकती हुई एक बिजली ने तुम्हारी नीली आंखों से रूबरू कराया, जिन्हें देख मुझे तुमसे प्यार हो गया। रूम कहते थे प्यार वक्त, जगह और हालात नहीं देखता। मैं उनकी बातें मजाक में टाल देता था, और देखो मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करते हुए प्यार हो गया। क्यों ब्लूबेरी, क्यों? मैं हर रोज तुम्हारी यादों में मरता हूँ और तुम इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मुझे माफी मांगने के लायक तक नहीं समझा तुमने। क्यों ब्लूबेरी, क्यों? तुम्हारा मन नहीं भरा मुझे 2 साल तड़पाते ने बाद, जो अब जिंदगी भर तुम्हारा गुनहगार बनाकर चली गई। जमीन पर बैठ विहान रोते हुए अपने बाल खींचने लगा। उसकी जिंदगी बेजान हो चुकी थी। विहान अपनी मां की मौत के बाद इस तरह बेबस होकर रो रहा था। विहान को जमीन पर बैठे बेबस सा रोता देख जुनत उसके पास पहुंच नीचे बैठते हुए बोला, बड़े क्या हुआ तुम्हें, और आपने खुद का क्या हाल कर? जुनत अपनी बात पूरी कर पाता तभी जुनत को जोर से गले लगाते हुए विहान सुबकते हुए बोला, वो मुझे छोड़कर चली गई छोटे, चली गई। वो मेरा प्यार थी। मैं इस उम्मीद में जी रहा था एक दिन वो मेरी बाहों में आएगी तो सारी गलतियों की माफी मांग लूंगा, पर वो मुझे छोड़। विहान को इतना रोता देख जुनत की आंखों से आंसू बरस पड़े। विहान उसका बड़े, उसकी जान था। बड़े, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? चली गई वो मुझे अकेला छोड़कर, मैं उसके बिना जिक्र क्या करूं छोटे, मुझे मार दे अपने हाथों से। बड़े, जुनत चिल्लाया। विहान को शांत ना होता देख उसकी बाजुओं में इंजेक्शन इंजेक्ट करके बेहोश विहान को रिजॉर्ट ले गया। वहीं दूसरी तरफ साइट पर पहुंच सामने का नजारा देख कायरव का खून खौल उठा। मिस्टर पार्क कायरव की पीछे चलते हुए खुद से बोले, तेरे गले पर नाखूनों के निशान, मतलब तुम किसी लड़की के साथ थे। बस उस लड़की का पता लगाना है।
सारा के नाखूनों के निशान कायरव के गले पर देख मिस्टर पार्क बहुत कुछ सोचने लगे थे। What the hell is happening here? कायरव चिल्लाया। सामने का नजारा देख मिस्टर पार्क की हवाइयां उड़ गई। ये नहीं हो सकता। उनकी जमीन जिसे पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था वो अब बंजर पड़ा था और जगह जगह पर इलीगल प्लेस लिखा हुआ था। सीबीआई ऑफिसर कायरव को देख डरते हुए मिस्टर ओबरॉय हमें ऊपर से। कायरव के हाथों का इशारा देख ऑफिसर अपनी जान बचाते हुए वहां से निकल गया। कायरव जोर से चिल्लाया, पैंडर तू बस एक बार सामने आने की हिम्मत दिखा। मेरे हाथ तड़प रहे हैं तेरा खून करने के लिए। मिस्टर पार्क पैंडर। कायरव उन्हें पैंडर का माइंड गेम समझाने के बाद गुस्से में कोरियन हेडक्वार्टर कॉल करने लगा। डार्क रूम। पैंडर सामने मौजूद बड़ी सी स्क्रीन पर मिस्टर पार्क के बौखलाए चेहरे को देख टेढ़ा मुस्कुराया। हॉस्पिटल। जुनत के जाते ही रावीन पर्दे के पीछे से निकल रूम को बिना किसी भाव के घूर रहा था। याद आ गई दोस्त की। उसे कुछ नहीं होगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, मिस्टर हान बोले। रावीन शांति से, दोस्त नहीं दुश्मन है। आई होप ये जल्दी ठीक हो जाए, फिर अपने हाथों से इसे नर्क पहुंचाऊंगा, कहते हुए वो निकल गया। अगली सुबह जीनी के रूम का दरवाजा पिटते हुए है। अभी अंदर आते हुए बोला, जीनी तूने ये खबर देखी? इस लड़की के हाथ में मौजूद ब्रेसलेट तेरे ब्रेसलेट की तरह है। अपने और अलेक्स का प्राइवेट मोमेंट वाला वीडियो और उसके नीचे मौजूद कैप्शन देखकर जीनी की आंखें भर आई। उसका दिल अलेक्स ने अपनी हरकत की वजह से 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया था। तुम बहुत बुरे निकले अलेक्स रायजादा। ये जीनी प्रोमिस करती है तुम्हारे लिए आने वाली सारी फीलिंग्स खत्म। तुम बहुत बुरे हो। मेरा एमएमएस वायरल करवाया सिर्फ अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए। जीनी और अपने वीडियो के नीचे लड़कों के इतने घटिया कमेंट देख अलेक्स को बहुत गुस्सा आता है। जीनी को खींचते हुए संचित बेड पर पटक कर संचित पेंट खोलने लगा। उसकी आंखों में एक आग थी जीनी को बर्बाद करने की। सारा को रोता देख कायरव को कोई फर्क नहीं पड़ा। सारा की सॉफ्टनेस में खुद को एंटर करते हुए वो गुर्राया, बहुत शौक है गैर मर्दों का बिस्तर गर्म करने का। आज देखता हूँ कितनी टिकेगी मेरे नीचे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 51। ये लड़की मुझे चाहिए, जीनी का दर्द। अब आगे। तुम बहुत बुरे निकले अलेक्स रायजादा। ये जीनी प्रोमिस करती है तुम्हारे लिए आने वाली सारी फीलिंग्स खत्म। तुम बहुत बुरे हो। मेरा एमएमएस वायरल करवाया सिर्फ अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए। अभी के हाथ में फोन था जिसमें जीनी और एलेक्स की वीडियो प्ले हो रही थी। जहां जीनी लेटी हुई थी और एलेक्स उसके ऊपर था। जीनी का फेस ब्लर था पर एलेक्स का फेस उसकी बॉडी साफ दिखाई दे रही थी। जहां एलेक्स खुद को शांत कर रहा था और जीनी को वाइब्रेटर से तकलीफ दे रहा था, मगर उनकी आवाजों से लग रहा था दोनों हदें पार कर रहे हैं। फोन के अंदर से दोनों की मदहोश आवाजें सुनाई दे रही थी। एलेक्स बार बार जीनी से कह रहा था, मेरा नाम लो बेबी, आह मेरा नाम लो, कॉल मी आयु बेबी। जीनी की आंखें बेहिसाब दर्द के साथ बरसने लगी। अभी को एलेक्स के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। उसका बस चले तो एलेक्स का खून कर देगा भी। अभी जीनी को बहन मानता है, इसलिए उसकी ऐसी आवाजें सुनना उसे पसंद नहीं आता। वीडियो बंद करते हुए उसने परेशानी में जीनी से कहा, जीनी तुम परेशान मत होना और रोना भी मत। हम सब मिलकर कुछ सोचते हैं। हम इस वीडियो को जल्द से जल्द सोशल मीडिया से हटाने की कोशिश करेंगे। तू रो मत। जीनी तू ठीक तो है ना? हारू रूम में दाखिल होकर परेशानी में बोला। अभी को रूम में ना देख वो समझ गया ये बेवकूफ लड़का जरूर जीनी को वीडियो दिखाने पहुंच गया होगा। जीनी कितनी भी बोल्ड क्यों ना हो, अपना इंटीमेट वीडियो वायरल देख उसके सब्र का बांध टूट गया और वो रोते हुए वॉशरूम में भाग गई। अभी की बेवकूफ़ी की वजह से हारू ने उसे बहुत डांट लगाई। दोनों को समझ नहीं आता अब क्या करना चाहिए, कैसे ये वीडियो हटवानी चाहिए। एलेक्स बहुत पावरफुल है इसलिए वीडियो हटाना उनके बस में नहीं है। ये बात वो समझ चुके थे। वॉशरूम पहुंच शावर के नीचे भीगते हुए जीनी एलेक्स और अपनी पहली मुलाकात से लेकर अब तक की सभी बातें याद करने लगी। एलेक्स बहुत बुरा है, जीनी पहले भी जानती थी। उनकी पहली मुलाकात में एलेक्स ने इंडिरेक्टली प्रोस्टिट्यूट अंडरस्कोर बोला था, जिस बात से जीनी आज भी बहुत गुस्सा है और समझ नहीं आया था एलेक्स ने उसे इतने बुरे नामों से क्यों बुलाया। वक्त के साथ एलेक्स की इनोसेंस, उसका बचपना, बेड एक्सरसाइज का नाम सुनकर जीनी को बच्चों के बारे में कहना। एलेक्स की जगह कोई और होता तो जीनी को बहुत पहले ही हेल के दर्शन करा चुका होता। इस सब से जीनी को वो अच्छा लगने लगा था, मगर वीडियो पोस्ट करके उसने जीनी की इज्जत को उछलना चाहा, जिसकी माफी उसे जीनी देने से रही। वहीं दूसरी तरफ विहान बेड पर बेहोश लेटा था। जुनत उसे एक टक घूरते हुए सिगरेट की कश भरते हुए बोला, कितना दर्द देगा अपने आप को बड़े। गलती तेरी नहीं थी, वो लड़की खुद तेरे रूम में आई थी, सिर्फ जबरदस्ती ही करी है तूने। कोई गुनाह नहीं किया है जो इस कदर सजा भुगत रहा है। भूल जा मेरे भाई, भूल जा बड़े उस लड़की को, ये भी पछताएगा। विहान को ज्ञान पेलने वाला एक दिन खुद उसके पैरों में गिरकर माफी मांगेगा, तब हम तमाशा देखेंगे। सारा आंखें मसलते हुए खुद से बोली, गुड मॉर्निंग सारा बेबी। बट मेरी मॉर्निंग तो अब गुड नहीं रही।
फिर अपने दोनों सीने को घूरते हुए बोली, कायरव जी बहुत बुरे हैं। हम उनसे नफरत करते हैं। वो दोबारा हमारे साथ कुछ गलत करे इससे पहले हमें उनसे बहुत दूर जाना होगा। हम मयंक के पास जाएंगे। उनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। कहते हुए सारा रूम से निकल जीनी के कमरे की ओर बढ़ गई। तभी, देख कितनी हॉट है ये लड़की, काश इसका चेहरा देख पाता। फोन से सिसकियों की आवाजें सुनकर सारा आगे बढ़ लड़के के हाथ से फोन लेकर वीडियो देखने लगी। सारा के हाथ से फोन नीचे गिर गया। जीनी के हाथ एलेक्स के बालों में थे, जिस वजह से उसका ब्रेसलेट सारा पहचान गई। ये लड़की फोन क्यों नीचे गिराया तू? कहते हुए लड़का रुक गया। सारा की मासूम शक्ल देख उसकी धड़कनें बढ़ गई, मगर सारा बिना देरी किए जीनी के रूम की ओर भाग गई। हारू और अभी को इतनी टेंशन में यहां वहां घूमते देख सारा परेशान होते हुए बोली, जीनी दिदू कहाँ है? दोनों में वॉशरूम की ओर इशारा किया। सारा दरवाजा पिटते हुए, दिदू दरवाजा खोलो प्लीज, आपको मेरी कसम है। जीनी कब से शावर के ठंडे पानी से भीगते हुए रो रही थी। सारा की बात सुनकर दरवाजा खोल सारा से लिपट कर फुट फुट कर रोने लगी। जीनी को भीगे कपड़ों में देख हारू और अभी बिना एक पल गवाए रूम से बाहर निकल वीडियो कैसे हटाया जाए सोचने लगे। भले ही वीडियो में जीनी की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी, पर वो महंगा ब्रेसलेट जीनी के दोस्तों ने देखा होगा। वो जीनी को पहचान जाएंगे सोचते हुए दोनों कॉरिडोर के चक्कर लगाने लगे। वहीं दूसरी तरफ, मुझे माफ कर दो जीनी, मुझे छोड़कर मत जाओ। कहते हुए एलेक्स की आंखें खुल गई। एलेक्स अपने माथे से पसीना पोंछते हुए खुद से बोला, कितना बुरा सपना था। मेरी जीनी मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकती। एलेक्स का दिल उसे समझाते हुए बोला, क्यों नहीं जा सकती? तू उसका प्राइवेट वीडियो लीक करवा सकता है तो क्या वो तुझे छोड़कर नहीं जा सकती? तू बहुत बुरा है एलेक्स, बहुत बुरा। एलेक्स का शैतानी दिमाग, इसकी बात मत सुन आयु, तू एलेक्स रायजादा है और इंडिया में आयांश रायजादा नाम से फेमस है। तेरे इशारों पर लड़कियां जान देने के लिए तैयार है। छोड़ इस लड़की को, निकाल दे अपने दिमाग से। एलेक्स का दिल, बहुत खुश हो गए तुम एलेक्स, बेचारी मेरी जीनी का वीडियो वायरल करके। एलेक्स का दिमाग, उस लड़की की शक्ल नहीं दिखाई दे रही है। ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। उस दो कौड़ी की लड़की। शट अप, I'll kill you my effing mind। एलेक्स जल्दी से फोन निकाल जीनी और अपनी वीडियो देखता है, जो रातों रात बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी थी। मगर कुछ देख एलेक्स की आंखें लाल हो गई। वीडियो के नीचे बहुत सारे लड़कों ने अजीब अजीब कमेंट किए थे, जहां एलेक्स की हॉट बॉडी और हैंडसम फेस की तारीफ थी, तो दूसरी ओर जीनी की मदहोश सिसकियों की वाहवाही। जैसे, स्मिथ, काश मुझे ये लड़की बेड पर मिल जाए, मैं इसके लिए अपनी जायदाद कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। रोम _ aha, her voice making me hard from down। Alex is too lucky to have such a good say slave। AMAGI, someone tell me her address। I wanted to make her mine। Oh my god, her voice is too adorable। I can't even control myself। रोहन _ ये तो इंडियन लगती है। मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। इस खिली हुई कली के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपनी बीवी का पहला हक इसे गिफ्ट कर दूंगा। Emily _ she is such a SLT। Bloody middle class bitch, finally she was succeeded in seducing a billionaire। Smirk Adam _ hey Alex, if you are done with this girl, give her address, I wanna test every inch of her body। एलेक्स का खून खौल उठा इतनी घटिया कमेंट पढ़कर। वो चिल्लाते हुए फोन फेंकता, तभी उसे याद आया इन सब की असली जड़ इस फोन में मौजूद है। जुनत ने इसी फोन से वीडियो पोस्ट की हुई थी। एलेक्स गुस्से में पोस्ट डिलीट करने के बाद अपने बॉडीगार्ड को कॉल पर बोला, कल पोस्ट हुआ वीडियो हर किसी के फोन से हट जाना चाहिए, और जिसने भी वीडियो के नीचे बुरे कमेंट किए हैं उनको उठवा लो। एलेक्स खुद से कहता है, ये मैंने क्या कर दिया जीनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बॉडीगार्ड खुद से कहता है, पागल आदमी, गंदी वीडियो खुद ने वायरल करवाई, उस पर बुरे नहीं तो क्या अच्छे कमेंट आएंगे। बेचारी मासूम लड़की पता नहीं कैसी होगी इस वक्त। वहीं दूसरी तरफ, जीनी को सोफे पर बिठाते हुए सारा एक नी लेंथ फ्रॉक लेकर आ गई। जीनी इस वक्त सिर्फ एक टाइट इनर पहने हुई थी। उसके क्लीवेज पर बने लाल दांतों और उंगलियों के निशान देख सारी की आंखें लाल हो गई, जैसे आंसू दबाने की कोशिश कर रही हो। जीनी को फ्रॉक देते हुए सारा ने कहा, क्या हुआ था दिदू, आप अपनी सारू को नहीं बताओगे? जीनी फ्रॉक पहन सारा के गले लगकर रोते हुए बोली, वो बहुत बुरा ही सारू, उसने मुझे रात भर टॉर्चर किया था। उद्धरण चिन्ह। सारा रोते हुए बोली, क्या कही उसने कुछ? बोलो ना दी, मुझे घबराहट हो रही है। सारा को घबराते देख जीनी आगे बोली, कल रात उसने मुझे बेड पर फेंकने के बाद बहुत दर्द दिया, जानवरों जैसा बिहेव किया। वो मुझमें दाखिल होने वाला था पर रुक गया। मुझे लगा वो सच में बहुत अच्छा है, पर तभी उसने कुछ ऐसा किया जिससे मेरी सारी उम्मीदें टूट गई। उसने मुझे इंटी _ मेड टॉयस से दर्द दिया, और मैंने मिडिल फिंगर दिखाए, इसलिए मुझे उसके लिए भी बहुत पनिश किया था। अभी भी यहाँ दर्द हो रहा है सारू। कहते हुए उसने सारा को बाहों में भर लिया। जीनी को इतना रोता देख सारा को अपनी बेबसी याद आ गई। 17 साल की बच्ची थी सारा उस वक्त।
कायरव के साथ बिताई उस दर्दनाक रात के बाद सारा दूसरे दिन होटल से निकलकर सीधा हॉस्पिटल पहुंची, जहां डॉक्टर एक मासूम के साथ इतनी दरिंदगी देख रोने लगी थी। इतने दर्द में होने के बावजूद सारा ने डॉक्टर से कहा था उसकी इन्फॉर्मेशन किसी को ना दे। एक अमीर आदमी ने उसका फायदा उठाया है जो सारा को जरूर ढूंढेगा। उसे सारा से नहीं मगर अपने बच्चे से जरूर मतलब होगा। जो बात मानते हुए डॉक्टर ने कायरव के आदमियों को सारा की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मेरी नोवेल्स में हीरोइन इनोसेंट होती है, बेवकूफ नहीं। जीनी के आंसू अपने कंधे पर महसूस करके सारा बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराती है। हारू और अभी रूम में दाखिल होकर खुश होते हुए बोले, जीनी वीडियो हट गई है। जो सुन जीनी कुछ रिएक्ट किए बिना रूम से निकल गई। सारा को उसके पीछे जाता देख हारू ने कहा, उसे थोड़ी देर अकेले रहने दो बिल्ली। रावीन एक टक समंदर को देखते हुए सिगरेट के कश भर रहा था। उसकी आंखें एकदम बेजान थी, जिनमें जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। रावीन जानता है, रूम ने अयुमी को जितना दर्द दिया उतना ही वंचित और रावीन ने भी दिया है। माना उन दोनों ने रूम की तरह हर रात अयुमी को नहीं नोचा, बस एक रात के लिए ही उसका जिस्म नोचा था। पर इन सब में सबसे ज्यादा गलती रूम की थी। रूम ने बिना किसी वजह के शर्त लगाई। शर्त के बीच में बिना किसी वजह के उसने अच्छाई का नाटक करते हुए अयुमी को प्रोपोज किया और अयुमी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि वो रूम से बहुत डरती थी। रावीन ने रूम और वंचित दोनों से बहुत बार पूछा, कहीं दोनों में से किसी को उस अनाथ लड़की से प्यार तो नहीं हुआ। दोनों ने उसकी बात को मजाक में टाल दिया। तब शुरू हुआ एक घिनौना खेल जिसने 4 जिंदगियों को खून के आंसू रुलाए। कोष्टक कोरिया। वंचित इस वक्त एक आलीशान बंगलों में एंटर करते हुए सोचता है, कुछ देर पहले काली हुडी पहने शख्स ना उसे अयुमी का पता जानना है तो यहाँ आओ ऐसे कहा था। ब्लैक हुडी वाला शख्स पैंडा का आदमी लग रहा था। वंचित सोफे पर बैठ पागलों की तरह उस शख्स का वेट करने लगा जिसने अयुमी का पता जानने को बुलाया था। वंचित खुद से, हो ना हो वो शख्स पैंडा है जिसने मुझे यहाँ बुलाया। तभी किसी के जूतों की टक टक की आवाज सुनाई दी। वंचित पीछे मुड़कर सामने खड़े शख्स को देखकर चौंक गया और उसके मुंह से निकला, तुम। कॉरिडोर से गुजरते वक्त संचित की नजर जीनी के ऊपर पड़ी। उसे तुरंत जीनी का उसकी टांगों के बीच लात मारना और उसके गले पर देखे गए मर्द के दांतों के निशान याद करके संचित का हैंडसम चेहरा गुस्से में लाल हो गया। जीनी आगे बढ़ पाती तभी कोई उसकी कमर पकड़ते हुए मुंह पर हाथ रख रूम में ले जाकर बेड पर पटक देता है। संचित को सामने देख जीनी सिर्फ इतना कह पाई, तुम। और यहाँ संचित ने बिना देरी किए जीनी के गालों को दबाते हुए अपने सख्त होंठ उसके होंठों की ओर बढ़ा दिए। दोनों की सांसें घुलने लगी थी। उनके होंठों के बीच बस 1 इंच का फासला था। नरुत, सारा और कायरव के बीच कल बहुत कुछ होगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 52, प्लीज छोड़ो मुझे, तुम पांडा हो। अब आगे। जीनी आगे बढ़ पाती तभी कोई उसकी कमर पकड़ते हुए मुंह पर हाथ रख रूम में ले जाकर बेड पर पटक देता है। संचित को सामने देख जीनी सिर्फ इतना कह पाई, तुम। और यहाँ संचित ने बिना देरी किए जीनी के गालों को दबाते हुए अपने सख्त होंठ उसके होंठों की ओर बढ़ा दिए। दोनों की सांसें घुलने लगी थी। उनके होंठों के बीच बस 1 इंच का फासला था। दोनों में से कोई एक जफ्स भी कहता तो दोनों के होंठ टकरा जाते। संचित बहुत गुस्सा था जीनी के जिस्म पर किसी और आदमी के काटने के निशान देखकर। संचित को समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। वो तो इस लड़की को दर्द देना चाहता था, अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था। उसे क्यों फर्क पड़ रहा है जीनी को किसी और के साथ इमेजिन करके? क्यों उसका दिल करता है जीनी को बाहों में भरकर रात भर परेशान करे? क्यों उसकी लस्ट इस लड़की के लिए बढ़ती जा रही है? अगर ऐसा है तो संचित अपने पैरों के बीच बिल्कुल दर्द बढ़ाना नहीं चाहता था। उसने ठान लिया जीनी को आज हासिल करके रहेगा। तो क्या हुआ, इस लड़की की मर्जी होगी या नहीं? संचित जीनी के साथ रफ बेड एक्सरसाइज जरूर करेगा, चाहे वो एक रेपिस्ट ही क्यों ना कहलाए। सोचते हुए वो कुछ बोलने वाला था। कब से संचित के चेहरे को एकटक देख रही जीनी होश में आते हुए संचित के होंठों पर उंगली रख देती है। जीनी जल्दी कुछ नहीं करती तो दोनों के होंठ टकरा जाते। संचित किसी पुतले की तरह अपनी जगह पर जम गया। जीनी के इतने करीब होने से उसकी सांसें भारी होने लगी और वो हार्ड होने लगा। जीनी सुनी आंखों के साथ मायूस आवाज में बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। संचित उसकी बातें सुन शौक हो गया। ये वही लड़की थी जिसकी जबान बहुत कड़वी बातें बोलती है और ये लड़की बात बात पर मिडल फिंगर भी दिखाती है। संचित टेढ़ा मुस्कुराते हुए जीनी के हाथों को चूमते हुए बोला, जाने दो। कहाँ जाना है बेबी? तुम तो मेरी हॉट चुड़ैल हो, तुम कहीं नहीं जाओगी बेबी। जाऊंगा तो मैं, पूछोगी नहीं कहाँ? आखिरी बात कहते वक्त उसकी आवाज बहुत कोल्ड हो गई थी। जीनी बेजान आंखों से संचित को देख रही थी। संचित की बातें उसे समझ नहीं आती, मगर उसकी वार्निंग को ध्यान में रखते हुए जीनी धीरे से बोली, कहाँ? जीनी के होंठों को अंगूठे से सहलाते हुए संचित मदहोशी से बोला, तुम्हारे अंदर, बहुत अंदर बेबी, इतना कि कभी तुमसे जुदा ना हो जाओ। तुम्हारे अंदर बस जाओ और तुम्हारी गर्माहट में खुद को खोने से
जीनी की मुलायम उंगलियों को अपने होंठों पर महसूस करके संचित उन्हें काटते हुए बोला, मेरी जंगली हॉट चुड़ैल को शर्म आ रही है। संचित का अजीब बिहेव जीनी को समझ नहीं आ रहा था। उसे बस शांति चाहिए थी, जो यहां मिलने से रही, और जीनी इस हालत में नहीं थी कि संचित से बहस कर सके। जीनी को बेड पर फेंक संचित अपना बेल्ट खोलने के बाद पेंट खोल देता है। उसकी हालत देख जीनी को कल रात का एलेक्स का जंगलीपन याद आ गया। संचित और एलेक्स की बॉडी बहुत हॉट थी, जिसे देख जीनी को ठंडा पसीना आने लगा। जीनी को भागता देख संचित ने उसे बेड पर पटक दिया। आहे, जीनी चिल्लाए। संचित शर्ट निकालकर फेंकने के बाद पेंट की जीप खोलते हुए उसके ऊपर लेट गया। संचित का हैंडसम फेस जीनी के नाजुक चेहरे के करीब था। जीनी के मुलायम सीने को अपने खुले सीने पर महसूस करके उसकी सांसें भारी होने लगी। संचित खुद से अब समझ आया रिकी भाई क्यों उस दिन इतना हार्ड हो गए थे। जरूर उनके जूनियर को वो इनोसेंट लड़की पसंद आई होगी, जैसे मेरे वाले को हॉट चुड़ैल पसंद आई है। वही जीनी का बदन कांप रहा था। कल रात वो एलेक्स की मस्कुलर बॉडी के नीचे दबी थी और आज संचित। वॉशरूम का गेट खुला और एक लड़का सामने का नजारा देख चौंकते हुए बोला, कौन हो तुम दोनों और यहाँ ये सब क्यों? लड़का कुछ कह पाता तभी संचित के हाथ में गन देखकर रोते हुए बोला, बॉस तुम कंटिन्यू करो, बेड पर करो नहीं तो सोफे पर करो। फिर जीनी को देख खिसियानी हंसी हंसते हुए, हेलो भाभी जी कहते हुए लड़का भाग गया। भाभी जी, यही वर्ड याद करके संचित को एक अजीब गुदगुदी हो रही थी। नहीं, ये सिर्फ जरूरत का सामान है। मेरी बीवी माय फूट, ये तो मिस्ट्रेस मटेरियल है। सोचते हुए उसने गन टेबल पर रख दी और जीनी के कपड़े निकालने लगा। उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। जीनी उसकी हार्ड बॉडी थाई पर महसूस कर डर के मारे कांपने लगी थी। संचित को अजीब लगता है जीनी को इतना मायूस देख, मगर वो सब कुछ इग्नोर करके उसकी फ्रॉक उतार देता है। जीनी के हाथ जो उसके सीने पर कस चुके थे उन्हें हटाते हुए संचित पागलों की तरह उसके सीने को घूरने लगा। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स बहुत परेशान होते हुए पंचिंग बैग पर पंच मार रहा था। उसके दिमाग में रह कर वो वाहियात कमेंट्स घूम रहे थे। उसकी जीनी की बॉडी कोई और ख्यालों में इमेजिन करे ये तक उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आई वॉज मिस्टेकन माई जीनी, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। फोर्सफुली वो सब तो नहीं किया, मगर फोर्स फोरप्ले तो किया ना। एलेक्स को याद है जब वो लिटिल जीनी को करीब आधे घंटे से नॉन स्टॉप सक कर रहा था। जीनी कितना चीख रही थी, मुझसे और हैंडल नहीं होगा, मेरा हो गया है, मैं नहीं सह सकती। फिर भी एलेक्स ने उसे होंठों से दर्द देने के बाद फिंगर्स और फिर टॉय से बहुत दर्द दिया था, जो याद करके एलेक्स को खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था। संचित के हाथ नीचे बढ़ते हुए जीनी की थाई से होते हुए सेंसिटिव एरिया को छूने लगे, और यहां जीनी होश में आ गई। नहीं, छोड़ो मुझे प्लीज, संचित नीचे फिंगर रब करते हुए बोला। छोड़ना नहीं है, इसके अंदर जाना है। पता है कैसे? कहते हुए संचित ने पैंट उतार दी। बॉक्सर के ऊपर से उसकी हालत देख जीनी की सांसें अटक गई। संचित उसकी पैंती फाड़कर फेंकने वाला था, तभी जीनी साइड टेबल सी गन उठाकर संचित की और पॉइंट करके बोली, अगर तुमने मुझे छुआ था तो जान से मार दूंगी। इनर के ऊपर से उसके एक निप्पी को मसलते हुए संचित डार्क वॉइस में बोला, मुझे मारेगी? देखते हैं ये बुलेट मुझ में एंटर होती है या मेरी बिग गन तेरी लिटिल चेरी में। संचित का ठंडा बिहेव देख जीनी ने गन अपने माथे से लगा ली। यहां संचित की जान हलक में अटक गई। संचित परेशान होते हुए बोला, पागल लड़की, वो टॉय नहीं है, दूर हटाओ, इससे तुम्हें लग जाएगी। जीनी बेड से उठकर रोते हुए बोली, मैं सच में खुद को खत्म कर लूंगी। तुमने समझ क्या रखा है मुझे? माना उस दिन मैंने तुम्हारी फोटो वायरल करवाई, पर मैं तुरंत डिलीट करने वाली थी। पर तुमने घर से जाते वक्त क्या कहा था, याद है? संचित को याद था, उसने कहा था, शॉट के अंदर मौजूद पिकाचू बॉक्सर पर बने पिकाचू से बहुत ज्यादा क्यूट है। जीनी रोते हुए आगे कहती है, क्या तुम चाहते थे मैं उसी वक्त तुम्हारे साथ सब कुछ कर लेती तो तुम्हें सुकून मिलता क्या? तुम्हारी आंखों में मैंने सिर्फ हवस देखी है। तुम सब एक जैसे हो। कल रात मेरे गले पर बने निशान देख तुमने मुझे स्लेट कहा था। उसने मुझे टॉर्चर किया, मेरे साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। फिर भी गलत कौन? मैं। उसने मेरा रब करना चाहा और प्रोस्टिट्यूट किसको बुलाया गया? मुझे। संचित बुद्ध बना जीनी की बातें सुन रहा था। जबरदस्ती वाली बात सुनकर संचित जीनी के हाथ से गन छीनते हुए बोला, किसने छुआ तुझे? बता बेबी, कौन था वो बता, मैं उसकी जान ले लूंगा। जीनी रोते हुए उसे धक्का देकर बोली, तुम कुछ कम नहीं हो। अब तुम खुद मेरे साथ जबरदस्ती करने जा रहे थे। क्या सच में तुम लड़कों को सिर्फ लड़कियों की बॉडी से प्यार होता है? क्यों तुम दोनों मेरा पीछा नहीं छोड़ देते? एक मिनट, क्या तुम मेरे साथ वो सब करने के बाद मुझसे रिवेंज नहीं लोगे ना? मुझे गंदे नामों से नहीं बुलाओगे ना? बोलो क्यूटी, बोलो ना। जीनी इस हद तक टूट चुकी थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी अयुमी दीदी की लाइफ एक रिवेंज ने बर्बाद कर दी, जिस रिवेंज के चलते अगर इन अमीर लड़कों ने अयुमी की तरह जीनी का भी इस्तेमाल किया तो सोचकर उसका बदन कांप उठा। खुद के लिए बार बार बुरे शब्द सुनकर जीनी का सब्र जवाब दे गया।
अगर संचित और एलेक्स के साथ बेड शेयर करके उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे ऐसे नामों से ना नवाजा गया तो जीनी के दिल को ठंडक मिलेगी। और ये तभी पॉसिबल होगा जब जीनी इन बुरे लड़कों को जो चाहिए वो दे देगी। जीनी पूरी तरह हार चुकी थी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, उसे बस किसी के बदले में शामिल नहीं होना था। अयोमी की तरह दूसरी कहानी वो नहीं दोहराना चाहती थी। जीनी ने संचित को बेड पर बिठा दिया और उसकी गोद में बैठकर रोते हुए बोली, कर लो जो करना है, बस मुझे बार बार एसएलटी कह के मत बुलाओ, मुझे बहुत हट होता है। जीनी के आंसू पोंछकर संचित कुछ कहता उसे अपनी हार्डनेस पर कुछ नरम चीज महसूस हुई। जीनी उसका बॉक्सर नीचे करने वाली थी, तभी संचित उसे धक्का देते हुए पेंट पहन गुस्से में घूरते हुए बोला, लगता है बहुत आग है तुम्हारे अंदर। मेरा मूड नहीं है मगर जल्दी मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। मैं कोई लड़कीबाज नहीं हूं, तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैंने इतने करीब देखा है, महसूस किया है। मेरी हवस ही सही पर सिर्फ तुम्हारे लिए है। जीनी की हरकत से पता नहीं क्यों मगर संचित को गुस्सा आ गया था। इतनी देर से वो मरा जा रहा था जीनी को प्यार करने के लिए, मगर जीनी उसके साथ मजबूरी में सोएगी इतना सोच उसे बहुत गुस्सा आ गया। जीनी और उसका फर्स्ट टाइम बहुत खास होगा, ऐसे मजबूरी में नहीं, बस यही बात है, इतना सोच संचित खुद को दिलासा दे रहा था। उसे कहीं ना कहीं जीनी के आंसुओं से फर्क पड़ रहा था, जिस बात से उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया। जीनी के मुंह पर कपड़े फेंक संचित गुस्से में रूम में घूमने लगा। जीनी रोते हुए कपड़े पहनकर संचित को मायूस आंखों से देखने लगी। संचित की हॉट बॉडी बहुत आकर्षक दिख रही थी। जीनी नजरें चुराते हुए बोली, मैं जाओ। संचित ने उसे दीवार से सटा दिया और उसके गालों को काटते हुए बोला, आज ये गलती कर दी, दोबारा नहीं होनी चाहिए। कभी तू हिम्मत तो कर खुद को किसी मर्द की बाहों में फेंकने की, तू सिर्फ मेरी है। जीनी को एक बार देख संचित बिना किसी भाव के रूम से निकल गया और यहाँ जीनी रोते हुए कपड़े सही करने लगी। रूम के बाहर खड़ा लड़का कॉल पर अपने दोस्त से बोला, हाँ मेरे रूम में मौजूद है, किसी बहुत हैंडसम लड़के के साथ है। उस लड़के के जाते ही हम उस हॉट लड़की को बहुत सारे पैसे ऑफर करेंगे। अरे बहुत ज्यादा क्यूट है वो लड़की, सोच जब हम उसके साथ वो करेंगे तो उसकी प्यारी आवाज में आहें सुनकर कैसा लगे, ऐसा लगेगा जैसे कोई तेरी बॉडी एसिड में जला रहा है। संचित की इतनी डरावनी आवाज सुन लड़के के दोस्त ने फोन काट दिया और वो लड़का डरते हुए कुछ कहता तभी संचित ने कहा, तुझे मार नहीं सकता मैं, बिकॉज मैटर हैंडल करने के लिए मेरे रिकी भाई नहीं है। तूने संचित नाम सुना होगा, ली कॉर्पोरेशन का दूसरा बेटा, मैं वही हुए। उस लड़की की और आंख उठाकर भी देखा तो तेरी आंखें नोच के कुत्तों को खिला दूंगा, मेरी धमकी भूलना मत। लड़का डरते हुए हमें सर हिलाकर भाग गया। वहीं दूसरी तरफ सामने खड़े रिक्षित फ्लश्ड को देख वंचित को बहुत हैरानी हुई, उससे कई ज्यादा खुशी हुई। 2 साल बाद वंचित अपने भाई को देख रहा था। रिक्षित भागते हुए वंचित को बाहों में भरते हुए बोला, भाई मैंने आपको बहुत मिस किया, आप ठीक हैं ना भाई? वंचित बहुत खुश होते हुए बोला, मैं बहुत खुश हुए रिकी तुझे देखकर। और वो नौटंकी की दुकान हैंडसम हंट कहाँ है? रिक्षित मुस्कुराते हुए बोला, वो जेजू आइलैंड गया है, मैं वही गया था। तूने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? वंचित की बात सुनकर रिक्षित कुछ नहीं कहता। वंचित आगे बोला, रिकी तू पैंडर है तो जल्दी बता मेरी अयुमी कहाँ है, बता दे भाई, मैं मर जाऊंगा उसके बिना। तुम पंडा हो मेरे रिकी जानकर बहुत खुशी हुई। उद्धरण चिन्ह। हॉस्पिटल रूम की बॉडी में मूवमेंट देख डॉक्टर की टीम उन्हें देखने में जुट गई। नरुत और मिस्टर हान दोनों बड़ी बेसब्री से कॉरिडोर में टहल रहे थे। डॉक्टर ओटी से बाहर आते हुए बोले, रम्यक सर अब ठीक है, थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा, आप मिल लेना। नरुत और विहान के पापा एक दूसरे को गले लगाते हुए रूम में पहुंच रूम को देखने लगे। आज सुबह से कायरव मिस्टर पार्क के मैटर हैंडल करने में बिजी था। उनकी कंपनी का लॉस होता देख कायरव को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर पिता है कायरव के, इसलिए फॉर्मेलिटी के लिए है सही मदद करना बनता है। शाम का वक्त सारा के रूम का डोर नॉक हुआ। वेटर, मैम किसने आपको देने को कहा? सारा प्यार से बोली, अंडरस्को आपने क्यों तकलीफ उठाई, हमें लॉबी में बुलाया होता। आपके पैर दर्द कर रहे होंगे अंकल। और मैम मत बोलिए बेटा, कहिए कल तो कहा आपसे। वेटर, तुम कितनी प्यारी हो बेटा। ये अंकल जी थोड़े बूढ़े थे, सारा न कल इनसे कहा था ये ज्यादा चलने फिरने का काम ना करे। वेटर के हाथ से बैग लेकर उसमें स्काई ब्लू कलर की साड़ी देख सारा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इतनी प्यारी साड़ी, वो भी कोरिया में। साड़ी के नीचे एक नोट पर कुछ लिखा था जो पढ़कर सारा असमंजस में कभी साड़ी को देखती तो कभी नोट को। 1 घंटे बाद समंदर के पास पहुंच सामने इतना प्यारा डेकोरेशन देख सारा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सारा आगे बढ़ते हुए खुद से, पता नहीं किसने साड़ी गिफ्ट की है हमें, कहीं हारू और अभी दोनों में से किसी ने। सारा आगे कुछ सोचती तभी उसके खुले पेट को किसी की सख्त उंगलियों ने छुआ। सारा सिहर उठी। योर बॉडी इज टू सॉफ्ट बेबी। ये आवाज सुनकर सारा की बॉडी सुन्न पड़ गई। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 53 न्यू एंट्री शुश कैंडी। अब आगे संचित का रूम।
संचित बहुत गुस्से में रूम में मौजूद सभी एंटीक चीजें तोड़ते हुए चिल्ला रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था जीनी की बातें याद करके। जीनी का खिला हुआ चेहरा आज मायूस था, जिससे संचित को बेचैनी हो रही थी। नहीं, एक टिपिकल लड़की कभी संचित के दिमाग के साथ नहीं खेल सकती। उसने क्या सोचा अपने हॉट फिगर से मेरे दिल को कब्जे में करेगी? बिल्कुल नहीं, उसका बदन सिर्फ मेरे जूनियर को धड़का सकता है। रोती है तो रोए, आई डोंट केयर। संचित ये सब सोच रहा था तभी उसका फोन बजा। रिक्षित का कॉल देख संचित नॉर्मल होते हुए कॉल उठाकर बोला, हेलो भाई, कैसा है मेरे संची? वंचित की आवाज सुनकर संचित की आंखें नम हो गई। संचित रुआसी आवाज में बोला, भाई। वंचित भाई, आप कहाँ हो? मुझे आपसे मिलना है। और मेरी अयुमी दीदी कहाँ है? भाई बोलो ना। अयुमी का जिक्र सुन वंचित की आंखें नम हो गई। वंचित के हाथों से फोन लेते हुए रिक्षित बोला, भाई से मिलना चाहता है तो जल्दी से कोरिया मेरे विला पर पहुंच। और एक बात, भाई जिंदा है, ये बात किसी को भी मत बताना, किसी को नहीं। रिक्षित की आखिरी बात सुनकर संचित समझ गया उसका भाई एलेक्स की बात कर रहा है। ओह ब्रो, कहते हुए संचित बिना देरी किए क्रूज की टिकट बुक करके रूम से निकल गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मिस्टर ली ने अगर उसके प्रॉपर्टी राइट्स ब्लॉक नहीं किए होते तो संचित प्राइवेट जेट से चला जाता। वही वंचित को सोफे पर बिठाते हुए रिक्षित ने कहा, भाई मैं नहीं जानता पैंडर कौन है और क्या करना चाहता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ आप जिंदा हो और हमें अयुमी दीदी को ढूंढना है। आप नहीं जानते आपके यूएसए जाने के बाद किसी ने आप दोनों का से वीडियो वायरल किया था। वंचित बहुत परेशान हो गया। कुछ देर दोनों बात करते हैं। वंचित फोन में आया पैंडर के आदमी का मैसेज, युमिका से मिलना है तो वी पैलेस आ जाना और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। देखकर उसकी आंखें नम हो गई। वी पैलेस। अयुमी बेड पर बेहोश पड़ी थी और डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। जो देख वीर को वंचित, रूम और रावीन पर बहुत गुस्सा आता है। वहीं दूसरी ओर विहान की आंख खुलते ही ब्लूबेरी की मौत हो चुकी है, ये बात याद करके उसका बेजान चेहरा और मुरझा गया। जुनत रूम में दाखिल होकर ब्लैक कॉफी का कप टेबल पर रखकर बोला, कॉफी पी लेना। नाराज है मुझसे छोटे? विहान रुआसी आवाज में बोला। जिस विहान की आवाज से लोग कांप जाते थे आज उसकी आवाज कांप रही थी। जुनत बिना किसी भाव के बोला, मैं कौन होता हूँ नाराज होने वाला? तू मरने की बात कर रहा था। तेरी ब्लूबेरी तो तेरी जिंदगी है और मेरा क्या बड़े। जुनत को बहुत ठेस पहुंची थी विहान की मरने वाली बातें सुनकर। उसका बस चले तो विहान को एक पंच मार देता। जुनत को गले लगाकर विहान शांत आवाज में कहता है, तो क्या करूं छोटे? उसके बिना जिंदगी? क्या सिर्फ वो लड़की तेरी जिंदगी है? मैं कुछ नहीं लगता तेरा। एलेक्स और नेट भाई कितने परेशान थे तेरे लिए। और मासी भी अब तक यहाँ पहुंच गई होगी। विहान हैरान हो गया, उसकी मासी यहाँ क्यों आएगी? तभी जुनत ने कहा, बड़े तू आगे से कभी ऐसा मत कहना। कल रूम ने हमें बहुत हर्ट किया है वो हरकत करके। जुनत की बात सुनकर विहान ने ज्यादा फोर्स किया इसलिए उसने बता दिया, रूम ने कल अपनी जान देने की कोशिश करी थी, अब वो खतरे से बाहर है। विहान को बहुत गुस्सा आता है रूम के ऊपर। दोनों हॉस्पिटल पहुंच बेहोश रूम को देख उदास हो गए। सोल, एलेक्स की माँ और पापा दोनों पार्क पैलेस में एंटर करके सेर्वेंट से पूछते हैं। एलेक्स और सभी भाई जेजू आइलैंड पर हैं, मालूम पड़ते ही दोनों आइलैंड के लिए निकल गए। जहां पूरे रास्ते मिस्टर विल्सन पर गुस्सा उतारने के बाद एलेक्स की मां बहुत प्यार से बातें कर रही थी। फोन में वीडियो देखकर उनकी सांसें गले में अटक गई। रीटा जी उनकी पीठ सहलाते हुए कुछ कहती तभी फोन से आती एलेक्स की आवाजें, आह बेबी कॉल मी आयु। सुनकर फोन हाथों में लेकर पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो के नीचे लिखा डिस्क्रिप्शन पढ़कर उनकी आंखें शांत हो गई। अपनी बीवी को कुछ ना रिएक्ट करता देख उन्हें गुस्सा आ गया, मगर उन्हें अपनी जान प्यारी थी इसलिए खुद एलेक्स को बहुत ज्यादा कोसने लगे। पर मन में उनके जाते ही पार्क पैलेस में एक 70 साल की बूढ़ी औरत दाखिल होकर एटीट्यूड में बोली, कहाँ चले गए सब? अरे वो कम बाल और कम अकल वाले इंसान। सेर्वेंट समझ गए कौन आया है और वो मिस्टर पार्क की बात कर रही है। इस पैलेस में कम बाल वाले शख्स वही है। एक लेडी सेर्वेंट डरते हुए बोली, मिसेस रायजादा आप बैठिए। विहान की नानी बैठने नहीं आई हूँ। मेरे पोते कहाँ है? सेर्वेंट डरते हुए, वो सब जेजू आइलैंड गए हैं। आप कुछ लेंगी? विहान की नानी गुस्से में बोली, कपड़े। सेर्वेंट चौंकते हुए, क्या? तू क्या लेगी थोड़े बड़े कपड़े पहनने का? कितने मर्द रहते हैं इस घर में? सेर्वेंट फिसफुसाते हुए बोली, बहुत रहते हैं पर कोई लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। बोलेगी लड़की कुछ? उनकी बात सुनकर लड़की बोली, पहन लूंगी मिसेज रायजादा। मिसेज रायजादा बहुत बेसब्री से संचित की मां का इंतजार करने लगी। आखिर वो उनकी दोस्त की बेटी थी। गार्डन से गुजरते हुए संचित की नजर बेंच पर बैठी जीनी पर पड़ती है जो सुनी आंखों से फाउंटेन देख रही थी। संचित ने बहुत देर सोचा और दिमाग की बात झटक दिल की बात सुनते हुए जीनी के पास पहुंच गया और बोला, आज कोई बहुत मायूस नजर आ रहा है। दोनों की आंखें टकराए। जीनी के पास बैठ संचित शांत आवाज में बोला, यू नो व्हाट? तुम रो रही हो बट मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारे आंसू मेरे लिए होते तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जीनी एक व्यंग भरी मुस्कान देती है। संचित आगे बोला, तुम जिसके लिए भी रो रही हो, आई डोंट थिंक उस इंसान को भी तुम्हारे दर्द से कोई फर्क पड़ रहा होगा। संचित की बातों में सच्चाई थी। क्यों जीनी बेवजह अपने आंसू एलेक्स के लिए बहा रही थी, जबकि एलेक्स तो उसका प्यार है ही नहीं, और ना ही जीनी को उससे कोई उम्मीदें लगानी चाहिए थी। जीनी उसे शौक होकर देख रही थी। ये कड़वा करेला आज मीठी चाशनी कैसे बन गया, सोचते हुए उसका चेहरा बड़ा प्यारा लग रहा था, जिसे देखते हुए संचित का मन कर रहा था जीनी को खा जाए। उसकी बात समझ संचित ने कहा, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, ठीक है, इतना शौक होने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम जंगली अच्छी लगती हो, इसलिए रोने से मना कर रहा हूँ। बाकी मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडी चाहता हूँ। जीनी ने दांत पीस लिए। मीना कही का, हाँ बेबी मैं वही हूँ, मैं जल्दी वापस आऊंगा, फिर हम जमकर आज अधूरा रह गया वो काम करेंगे। फिर टेढ़ा मुस्कुराकर, वैसे तुम्हारे दोनों बट परफेक्ट है। जब तुम मेरी गोद में बैठी थी आई थिंक कुछ चुभा होगा तुम्हें, और तुम्हारे दोनों साइज परफेक्ट है। शो बेड पर बहुत मजा आएगा। मेरा तो मन कर रहा है तुम्हें अभी यही दबोचकर अपना बना। जीनी सीकेएल उसके मुंह पर हाथ रखते हुए आसपास देखने लगी। अगर किसी ने इस पिकाचू वाले शैतान की बात सुन ली तो। संचित ने टेढ़ा मुस्कुराकर उसकी उंगलियों को लीक किया, जिससे जीनी की बॉडी में सिरहन दौड़ गई। संचित उन्हें सक करते हुए बोला, ओ बेबी, आज मैंने इन्हें सक किया है, कल तुम मेरी वेट हो चुकी उंगलियों को लीक करना जब वो लिटिल जीनी को सेटिस्फाई करके बाहर आएंगी। संचित की गंदी बातें सुनकर जीनी बौखला गई। इसकी बातें बिल्कुल एलेक्स जैसी थी। जीनी का लाल चेहरा देख संचित उसके माथे को चूमने के बाद बोला, किसी और लड़के के क्लोज मत जाना, बिकॉज मुझे बाजारू और गिरी हुई औरतें नहीं पसंद, अंडरस्टैंड। जीनी ने बस हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि वो इमेजिन कर रही थी संचित उसके सामने भीख मांग रहा है और जीनी उसकी कही बातों की वजह से उसे गोलियों से भून रही है। जीनी अपना गुस्सा दबाए बैठी थी। गुड बेबी डॉल, बस शांत मत रहा करो, चिखा करो। मुझे बेड पर तुम्हारी चीखें सुननी है, वक्त आने पर मैं उन्हें अच्छे से निकलवाऊंगा। अब जीनी का सबर जवाब दे गया और संचित का प्लान कामयाब हुआ। उसे बस पुरानी जीनी चाहिए थी जो उसके सामने थी। संचित को गुस्से में घूरते हुए जीनी आसपास कुछ ढूंढने लगी जिससे इस बदतमीज लड़के का सर फोड़ सके। एक बड़ा सा फ्लावर पॉट उठा, जीनी उसके पीछे भागने लगी। जो देख संचित भागते हुए बोला, अरे मारो मत ना हॉट चुड़ैल, अभी तक हमने से नहीं किया है, हम दोनों को वो सब करना है, प्लीज मारो मत। जंगली लड़के, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो। संचित भागते हुए, खून मत पीना बेबी, मैं मिल्क पीऊंगा और तुम व्हाइट क्रीम। जीनी उसके पीछे भागते हुए खुद से व्हाइट क्रीम क्या होता है। संचित समझ गया इनोसेंट बच्ची उसकी बातें नहीं समझ रही, इसलिए उसने टेढ़ा मुस्कुराकर अपने जूनियर की ओर इशारा किया। संचित की डबल मीनिंग बातें समझ आते हो जीनी ने फ्लावर वास फेंक दिया। अगर संचित जल्दी नीचे नहीं झुकता तो ऊपर पहुंच जाता। संचित भागते हुए बोला, ओए चुड़ैल रोना मत, मैं जल्दी वापस आऊंगा, तेरे आंसू बहुत कीमती है जो मेरे बेड पर ही सूट करेंगे। आसपास मौजूद सभी लोग जीनी और संचित को घूर रहे थे। उन्हें तो ये कपल बहुत पसंद आया था, मगर जीनी का गुस्सा बढ़ गया था। अनजाने में है सही, संचित की हरकतों ने एलेक्स के ख्यालों से बाहर निकाल जीनी को अच्छा फील कराया था। सच कहा क्यूटी तुमने, मैं क्यों उसके लिए रोना धोना करूं, आई डोंट केयर, उसने मुझे तकलीफ दी है, अब ये जीनी उससे तकलीफ देगी। जीनी और संचित को साथ देखने से बड़ी तकलीफ क्या होगी बेचारे के लिए। समंदर के पास पहुंच सामने इतना प्यारा डेकोरेशन देख सारा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। बहुत बड़ा एरिया चारों तरफ से व्हाइट पर्दों से ढका हुआ था। सजावट इतनी सुंदर थी कि सारा की सांसें थमने लगी थी। चारों ओर फूलों की सजावट थी। सारा आगे बढ़ते हुए खुद से कहती है, पता नहीं किसने साड़ी गिफ्ट की है हमें, कहीं हारू और अभी दोनों में से किसी ने, बट दोनों की माँ जिंदा है। सारा को याद आया उसने वेटर अंकल के हाथों से नोट लेने के बाद नोट में पड़ा था, 1 घंटे बाद मुझे सी साइड पर मिलना। ऐसे अनजान इंसान ने भेजा हुआ पार्सल देखकर तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हें जानता हूं, अब तक तुम्हारी आंखों से आंसू बरसने लगे होंगे। रोना मत और घबराना मत, मैं जानता हूं ब्लू कलर तुम्हारा फेवरेट है क्योंकि तुम्हारी माँ और बहन को भी ये कलर पसंद है। ये साड़ी मेरी माँ की है, आज उनकी डेथ को 15 साल पूरे हो चुके हैं। मेरी बस एक इच्छा है, मैं तुम्हें इस साड़ी में देखना चाहता हूँ, प्लीज मेरा दिल मत तोड़ना। नोट के एंड में सैड फेस बना हुआ था। सारा के बारे में इतनी बातें जानता है और इस शख्स की माँ भी दुनिया में मौजूद नहीं है। इतना सोच सारा की आंखें नम हो गई और वो बहुत हिम्मत जुटाने के बाद साड़ी पहनकर सी साइड जाने का सोचती है। उसे लगा ये जरूर कल रात वाला आंखें जख्मी हुआ लड़का होगा, मगर भैया की तो आंखें जख्मी है, वो मुझे साड़ी में कैसे देखेंगे। कॉटेज में पहुंच सारा डेकोरेशन को देखते हुए अंदर जाने का सोचती है जहां एक रूम बना हुआ था। इंसान है, क्यूरियोसिटी होती है, क्या होगा रूम में, सोच वो आगे जाने का सोचती है। तभी उसे याद आया, नहीं पहले ही एक अनजान की चिट्ठी पढ़कर वो इतनी सुनसान जगह पर पहुंच गई। उसे तो आना भी नहीं चाहिए था, मगर शख्स की मां की मौत की बात सुनकर सारा का दिल भर आया था।
और ऐसा कौन हो सकता है जो उसके बारे में इतनी सारी बातें जानता है? सारा इसके आगे कुछ सोचती तभी उसके खुले पेट को किसी की सख्त उंगलियों ने छुआ। आह! सारा सिहर उठी। योर बॉडी इज टू सॉफ्ट बेबी। ये आवाज सुनकर सारा की बॉडी सुन्न पड़ गई। सारा डरते हुए पीछे मुड़ गई जिससे नरुत की उंगलियां सारा के मुलायम पेट को छू गई। सारा की नजर नरुत के हैंडसम फेस पर पड़ी। व्हाइट शर्ट जिसके ऊपर के आधे बटन खुले थे, उसके 8 पैक एब्स, बिखरे हुए बाल, ब्लैक जीन्स और इन सब में बेहद प्यारी थी उसकी स्माइल। उसकी बॉडी देखकर सारा ने शर्म से नजरें झुका ली। नरुत का क्या ही कहना। सारा को अपनी मां की साड़ी में देखकर उसकी सांसें मानो थम गई। गुलाबी चेहरा, चेरी लिप्स जो बिना किसी लिपस्टिक के गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लाल थे, घनी पलके, खुले बाल, साड़ी से झांकती हुई उसकी हॉट कमर। ओवरऑल सारा कयामत लग रही थी। नरुत को अपने आप को ऐसे घूरता देख सारा हिचकिचाते हुए बोली, आप हमारे बारे में इतना सब? शुश कैंडी। नरुत की मदहोश आवाज सुनकर सारा के रोंगटे खड़े हो गए। आज नरुत की आंखों और बातों में कुछ बहुत अलग था, जिसका एहसास धीरे धीरे सारा को होने लगा था। कुछ मत बोलो बेबी, मैं सब जानता हूं क्योंकि तुमने बताया था। सारा खुद से बेबी। सारा के होंठों पर अंगूठा घुमाते हुए नरुत ने कहा, हाँ मेरी कैंडी, तुम एक क्यूट बेबी ही तो हो। सारा हिचकिचाते हुए बोली, हमें बेबी मत बोलिए। आपने हमें ऐसे क्यों बुलाया मिस्टर गुड बॉय? वॉट गुड बॉय? नीस नेम कैंडी। नरुत चाहते हुए बोला। फिर सारा को चेयर पर बिठाकर बोला, तुम बैठो और शांति से मेरी बात सुनना हो। सारा ने बस हाँ में गर्दन हिलाई। नरुत उसके घुटनों के पास बैठते हुए बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो कैंडी, बिल्कुल मेरी मॉम की तरह। मैं 10 साल का था, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। फिर खुद से नफरत के साथ बोला, जिन्हें उनके खुद के पति ने मार डाला था। सुनसान सड़क पर कायरव कार के बोनेट पर बैठ ड्रिंक करते हुए एक खूबसूरत औरत की फोटो देखते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोला, क्यों आपने वो हरकत की माँ? क्यों? आपको तो माँ कहने का मन तक नहीं करता। कहते हुए उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर गई। कायरव को सुकून चाहिए था जो सारा के पास मिलेगा, इसलिए उसने रिजॉर्ट की और गाड़ी बढ़ा दी। आज जेली के साथ जबरदस्ती ही सही, बट वो सब करके मेरी बेचैनी, मेरी आग शांत होगी। नरुत को रोता देख सारा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, आप रोया मत करो मिस्टर गुड बॉय, आंसुओं के टैंकर तो आपके पास भरे हैं। नरुत मुस्कुरा दिया और आगे बोला, तुम्हें जानना है ना मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? चलो मेरे साथ। सारा उसके पीछे चली गई। नरुत किस हद तक अच्छा है सारा जानती है। नरुत सारा को अंदर ले गया, जहां समंदर किनारे बहुत बढ़िया कॉटेज जैसा बना हुआ था। बहुत सारे फ्लावर, लाइटिंग से डेकोरेट किया हुआ था। जहां छत खुली थी जिससे आसमान में टिमटिमाते तारे देख सारा मुस्कुरा दी। सारा अंदर पहुंच सब कुछ बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। तभी कुछ देख उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। वहीं नरुत को एक वेटर ने फ्लावर बुके दिया जिसमें एक लेटर था। नरुत अंदर पहुंच सामने का नजारा देख बहुत ज्यादा हैरान हो गया। नो, व्हाट द हेक? कहते हुए उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। क्या अंडर्स को लिया सारा और नरुत ने? क्या होगा जब नरुत को पता चलेगा सारा का रेप हुआ है? कैसे रहेगी सारा इन हैवान भाइयों के बीच? क्यों मारा था मिस्टर पार्क ने अपनी बीवी को? क्या कायरव दोबारा सारा के साथ जबरदस्ती करेगा? अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 54 सुहाग रात। अब आगे। हॉस्पिटल। विहान और जुनत एक टक रूम को देख रहे थे। डॉक्टर ने कहा था रम्यक को होश आएगा, पर इतनी देर हो गई अभी तक उसे होश नहीं आया। विहान को डॉक्टर के ऊपर गुस्सा आ रहा था। जुनत ने उसे शांत किया, नहीं तो डॉक्टर अब तक दुनिया से बाहर होते। अचानक मशीनों की बीप करने की आवाजों को सुन मेल डॉक्टर जल्दी से रूम को चेक करने लगे। यहाँ विहान और जुनत की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उन्हें बहुत फिक्र हो रही थी रूम की। डॉक्टर रूम को एग्जामिन करने के बाद बड़ी रिस्पेक्ट से बोले, मिस्टर रायजादा रम्यक सर जल्दी होश में आ जाएंगे। उनकी बॉडी खतरे से बाहर है, बस वो रिएक्ट नहीं कर रहे ज्यादा। शायद वो होश में आना नहीं चाहते। उद्धरण चिन्ह। तेरी तो कहते हुए जुनत डॉक्टर को पंच मारता, तभी विहान उसका हाथ रोकते हुए रूम से बाहर ले गया। वी पैलेस। अयोमी की आंखें खुलता देख वीर उसके पास पहुंच बेहोश होने की वजह पूछने लगा, जिसका जवाब अयोमी के पास नहीं था। अयोमी बिना किसी भाव के बोली, मुझे नहीं पता मेरा और वंचित का MMS किसने वायले करवाया। भाई क्या तुम बता सकते हो? वीर शांत आवाज में कहता है, मैं भी नहीं जानता अयोमी, पर एक बात साफ है, जिसने तेरा वीडियो वायरल करवाया उसी इंसान ने मुझे छत से नीचे धक्का दिया। मतलब वो नहीं चाहता था रूम और तेरे बीच की गलतफहमी दूर हो। तुम्हें कैसे पता भाई? अयोमी की बात सुनकर वीर ने कहा, जिसने मुझे लात मार के धक्का दिया उसके जूतों में रेड शूलेस थे, और जब दृश्य सर और मैंने कॉलेज कैफेटेरिया की फुटेज देखी जहां से वो वीडियो वायरल हुआ था, एक ब्लैक हुडी वाला इंसान जिसके जूतों की लेस रेड कलर की थी खिड़की से भगा था। वीर बहुत हिम्मत जुटाते हुए अयोमी को देखकर बोला, छोटी क्या तू रूम से प्यार करती थी? जो सुन अयोमी की आंखें गहरी हो गई, मगर चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ
रावीन एक टक अपने फोन में मौजूद अयुमी और अपनी वीडियो देख रहा था, जो अयुमी के हॉस्टल रूम की थी, जहां अयुमी और रावीन ने ऊपर कुछ नहीं पहना था। चांद की रोशनी में दोनों के बदन आपस में उलझे हुए थे। रावीन अपनी मस्कुलर सीने से अयुमी के नाजुक सीने को दबाते हुए आहें भर रहा था। वीडियो से कंटिन्यू अयुमी के रोने और सिसकने की आवाजें आ रही थी। रावीन की मेहरबानी, इतने सालों से इस वीडियो का किसी ने गलत इस्तेमाल नहीं किया था। रावीन ने अयुमी की आहें, उसके बदन को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और उसके प्यारे से चेहरे को देख रोते हुए बोला, काश काश मैंने जलन में आकर तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करी होती अयुमी। मैं रूम की मौत चाहता हूँ क्योंकि वो तुम्हारा गुनहगार है। मैंने भी कम हट नहीं किया है तुम्हें, मगर मैंने बच्चा खोया है मेरा। रम्यक ने हमारे बच्चे को मार दिया, मुझे तुमसे अलग कर दिया। ये सब उसकी घटिया शर्त की वजह से हुआ है। तभी उसने सोचा अगर अयुमी के पेट में रूम का बच्चा होता तो क्या रावीन बर्दाश्त कर पाता। और वो खुद भी नहीं जानता है वो बच्चा वंचित का था, रूम का या फिर उसका खुद का, क्योंकि उन्होंने 3 रातों में अयुमी को हासिल किया था। अगर रूम रावीन की आंखों के सामने अयुमी के साथ वो सब करता तो रावीन पक्का उसे मार डालता, मगर ये सब वंचित की आंखों के सामने हुआ था। कार ड्राइव करते वक्त कायरव की आंखों के सामने बार बार उसकी मां का चेहरा आ रहा था, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है। फोन बजने की आवाज सुनकर कायरव ने कॉल उठाया। वो इतने नशे में था कि उसे सही से दिखाई नहीं दिया किसका कॉल है। कहाँ हो काय तुम, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है मेरे बक। मिस्टर पार्क चापलूसी करते हुए आगे कुछ कहते तभी कायरव दहाड़ा, तो एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरे सिर्फ नाम के बाप रह गए हो। मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना। 2 साल पहला तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हुआ, इसलिए बार बार अपनी घिनौनी चालें मत चलना। मिस्टर पार्क, नहीं बच्चे, तू गलत माय फूट। मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। अगर मेरे मामले में घुसने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी मर चुकी बीवी की कसम जान ले लूंगा, तुम्हारी जैसे तुमने मेरी मां को मारा था। मिस्टर पार्क कुछ कहते तब तक कायरव ने कॉल रख दिया और गुस्से में शराब पीने लगा। उसे अपने दिल में जलती हुई आग मिटानी थी जो सारा को हासिल करके ही मिटेगी, ऐसा वो सोचने लगा। सारा कॉटेज के अंदर पहुंच सब कुछ बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। तभी कुछ देख उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। वहीं नरुत को एक वेटर ने फ्लावर बुके दिया जिसमें एक लेटर था। नरुत अंदर पहुंच सामने का नजारा देख बहुत ज्यादा हैरान हो गया। नो, व्हाट द हेक कहते हुए उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। सारा सुनी आंखों से रो रही थी। क्या फायदा इस दुनिया में किसी के ऊपर विश्वास करने का, जबकि यहाँ सभी बुरे लोग भरे पड़े हैं। सारा किसी पर भरोसा नहीं करती है जल्दी, मगर नरुत की अच्छाई ने उसे मजबूर कर दिया था उसके ऊपर भरोसा करने के लिए। भरोसा था इसलिए सारा इस कॉटेज जैसे रूम में पहुंच गई। मगर नरुत ने क्या किया? नरुत भी सामने का नजारा देखते हुए बौखला गया। सामने बड़ा सा बेड था जिसके चारों ओर फूलों से डेकोरेशन किया हुआ था। बेड के चारों तरफ व्हाइट पर्दे लगे थे। ये सब सुहागरात की तरह रेडी कराया गया था। मेरी कैंडी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? नहीं, उसे सब क्लियर करना होगा। ये सब मैंने डेकोरेट नहीं किया है। नरुत सुबह से रूम के पास था, जिस वजह से सारा को साड़ी देने के लिए भी अपने आदमियों को भेजा था। ये डेकोरेशन होटल रिजॉर्ट स्टाफ ने किया था, जो देख नरुत की मुठ्ठियां कस चुकी थी। सारा को रोता देख उसने सारा को सब कुछ क्लियर करना सही समझा। वही सारा बेसुध सी रोए जा रही थी। कायरव से उसे कोई उम्मीदें नहीं थी क्योंकि वो है ही एक नंबर का जंगली इंसान। सारा जानती थी कायरव को सिर्फ उसकी बॉडी चाहिए, मगर नरुत इस गुड बॉय को उसने अच्छा समझा था और इसने सुहागरात की सेज सजाकर रखी है। क्या वो अब सारा के साथ सुहागरात मनाएगा? इतना सोच सारा की आंखें भर आई। नरुत आगे बढ़ फ्लावर बुके टेबल पर रखते हुए सारा को अपनी ओर घुमाकर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, कैंडी मेरी बात सुनो प्लीज, रोना बंद। उसकी बात काटते हुए सारा ने आवाज में एक दर्द लिए कहा, सुहागरात, आप मेरे साथ वो सब करना। नरुत अपनी बात रखते हुए बोला, नहीं मेरी कैंडी, तुम गलत समझ रही हो, ये सब कुछ मैंने ना। सारा बेदर्दी से आंसू साफ करने के बाद बोली, आपको सुहागरात मनानी है इसलिए आपने इतना सब कुछ किया मिस्टर गुड बॉय। कैंडी तुम पहले पूरी बात सुन लो, उसके बाद अपनी जजमेंट पास करना। नरुत ने सारा का हाथ पकड़ते हुए कहा। सारा उसका हाथ झटकते हुए रूम से भागने वाली थी। उसे दोबारा अपने साथ जबरदस्ती नहीं करवानी थी। 2 साल पहले की उस रात में सारा जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंचती तो जिंदगी में कभी बच्चा कंसीव नहीं कर पाती। जितना जल्दी हो सके सारा यहां से भाग जाना चाहती थी। क्या पता नरुत भी कायरव की तरह एक भेड़िया हो जो उसके साथ बेड शेयर करना चाहता है। भागती हुई सारा का पल्लू पकड़ नरुत धीरे धीरे उसके पास पहुंच रुआसी आवाज में बोला, एक मौका तो दिया करो कैंडी, एक बार मेरी बात सुन लो। कहकर उसने सारा को बाहों में भर लिया। नरुत के आंसू अपने खुले बदन पर महसूस करके सारा को अजीब लगा। सारा को इतना झटपटाते देख उसे अपनी और पलटकर नरुत उसके घुटनों के पास बैठ गया और उसे जकड़ लिया। यू हैव टू लिसन मी कैंडी, प्लीज कैंडी मेरी बात सुन लो। इस दिन का मैंने बहुत बेसब्री से वेट किया है। सारा को समझ नहीं आता क्या करे।
नरुत की आवाज में दर्द देख उसने नरुत को खड़ा करते हुए कहा, आप खड़े हो जाए मिस्टर गुड बॉय। सारा के गालों को हाथों में थामकर उसने रोते हुए कहा, तुम जानना चाहती हो ना मैंने तुम्हें क्यों बुलाया। सारा ने हाँ में गर्दन हिला दी। नरुत उसे बेहद दीवानगी से घूरते हुए आगे कहता है, तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात। सारा का इशारा समझ नरुत ने सारा के हाथ थामकर कहा, तुम्हें पहली बार ब्लू आइज वाले कीटन के लिए जान खतरे में डालते हुए देखा तो मुझे तुम बहुत बेवकूफ लगी। मेरा मन कर रहा था तुम्हें एक चाटा मार दूं मेरा वक्त बर्बाद करने के लिए। सारा का चेहरा देख उसने आगे कहा, मैं एक डेविल हूं कैंडी। हमारे घर में सभी मर्द हैं। सभी बहुत बुरे हैं। मैं भी बहुत बुरा हूं। मेरे हाथ नहीं कांपते किसी की जान लेने से पहले। ये बात सुनकर सारी की आंखें बरसने लगी। सच कहते हैं जैसा देखता है वैसा होता नहीं है। सारा को रोता देख उसने आगे कहा, हम सारे भाई बहुत हार्टलेस है। सारा खुद से गुड बॉय बैड बॉय है, मगर ये बता क्यों नहीं रहे हमें यहाँ क्यों बुलाया है। सारा की बात समझ नरुत ने कहा, उस दिन के बाद मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की कैंडी, मगर तुम्हारा मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने से जाने का नाम नहीं ले रहा था। तुम्हारा बार बार नजरें झुकाकर अटकते हुए बात करना मेरे ख्यालों से जाने का नाम नहीं ले रहा था। तुम कभी आंखें मिलाकर बात नहीं करती कैंडी, ऐसा क्यों। वही एक डार्क रूम में रिक्षित एक बड़ी सी दीवार के ऊपर से पर्दा हटाते हुए एक सनक के साथ दीवार पर लगी फोटोज को देखते हुए पागलों की तरह उस लड़की की फोटो चूमने लगा। जी वो लड़की सारा थी, जहां सारा के स्कूल टाइम से लेकर अब तक की सारी फोटोज मौजूद थी और रिक्षित उन पर हाथ घुमाते हुए सनक के साथ बोला, यू आर माइन, जस्ट माइन बेबी। इतने सालों की दीवानगी हो तुम मेरी। तुम्हारी झुकी हुई आंखों में दफन राज मुझे मालूम करने हैं। तुम्हें हासिल करने के लिए ये रिक्षित किसी भी हद को पार करेगा। रिवॉल्विंग लाइट स्पॉइलर। तारांकन आपको नाटक करने की जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी चाहिए न ले लीजिए, कहकर सारा ने साड़ी का पल्लू नीचे फेंक दिया। सारा की आगे की बातें सुनकर नरुत का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने सारा को थप्पड़ मार दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। कायरव सारा के बदन पर किसी की उंगलियां देख गुस्से में उसके साथ हदें पार करने लगा। कैसे जानता है रिक्षित सारा को इतने दिनों से। क्या करेगा एलेक्स जीनी को खुद को इग्नोर करता देख। कैसे रहेगी सारा विहान और जुनत की नफरत के साथ पाक पैलेस में। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 55 द इंटेंस पनिशमेंट। अब आगे पाक पैलेस। मिसेस रायजादा और संचित की मां दोनों मस्त गप्पे लड़ा रही थी और घर के सभी नौकर उनकी चापलूसी में लगे पड़े थे। वो जानते थे ये बूढ़ी औरत कितनी खतरनाक है, इसलिए सभी उनके आगे पीछे घूम रहे थे। मिसेस रायजादा ने मिस्टर पाक को कॉल लगाया और कमाल की बात कॉल रिसीव भी हो गया। जो मिस्टर पाक किसी की मौत भी हाथ जाए तो रिएक्ट नहीं करता, उसने जल्दी से कॉल उठाते हुए कहा, हेलो मिसेस रायजादा। विहान की नानी मंदाकिनी बोली, अंडरस्को चुप कर कमबाल वाले आदमी, तुम्हारा हेलो सुनने नहीं आई हूँ। मिस्टर पाक ने दांत पीस लिए, ये बुढ़िया जब भी आती है कुछ खुराफाती करके जाती है। तुम जल्दी घर आ जाओ, मुझे तुम लोगों से कुछ काम है, और हाँ मेरे सभी बच्चों को लेकर आना। और मेरे नरित, क्या अजीब नाम रखा है। मिस्टर पाक अंडरस्को नेट नाम है मेरे बेटे का। मिसेस रायजादा बोली, पर वो तुम्हें बाप नहीं मानता। चल अब फोन रखो और जल्दी से मेरे कायरव, आयांश, जुनत और विहान से बात करवाना। कॉल कटने के बाद मिस्टर पाक खुद से, इस बुढ़िया में अगर विहान, जुनत, काय और नेट की जान नहीं बचती तो इसे अभी मार डालता। उन्हें पता है उन्होंने मंदाकिनी जी को कुछ किया तो सब डेविल मिलकर उन्हें मौत से बदतर जिंदगी देंगे। सारा की बात समझ नरुत ने कहा, उस दिन के बाद मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की कैंडी, मगर तुम्हारा मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने से जाने का नाम नहीं ले रहा था। तुम्हारा बार बार नजरें झुकाकर अटकते हुए बात करना मेरे ख्यालों से जाने का नाम नहीं ले रहा था। तुम कभी आंखें मिलाकर बात नहीं करती कैंडी, ऐसा क्यों। नरुत की बात सुनकर सारा ने कुछ नहीं कहा, इनफैक्ट उसकी नजरें अभी भी नीचे थी। सारा का चेहरा हाथों में भरकर नरुत ने कहा, बताओ ना कैंडी, अभी भी तुम्हारी आंखें नीचे क्यों है। सारा ने उससे नजरें फेरते हुए कहा, आप आज बहुत ज्यादा कपड़े पहनकर आए हैं गुड बॉय, इसलिए। सारा की बात सुनकर नरुत खुद को देखता है। उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी जिसके आधे बटन खुले थे, जिस वजह से सारा उसकी हॉट बॉडी देखकर असहज फील कर रही थी। मेरी कैंडी शर्माना भी जानती है, नरुत ने सारा का गाल खींचते हुए कहा। उसकी छुअन इतनी नाजुक थी जैसे सारा कोई मोम की गुड़िया हो। नरुत की बातें बड़ी अजीब लगती है सारा को, लगेगी क्यों नहीं। आज तक जितने भी लड़कों ने उसे प्रोपोज किया है सबकी आंखों में उसकी बॉडी पाने की ख्वाहिश होती थी। सारा ने कभी रियल लव फील नहीं किया है, उसे सिर्फ अपने मयंक से प्यार था। नरुत की बातें बहुत गहरी थी जिन्हें सारा समझने की कोशिश करने लगी। वहीं दूसरी तरफ संचित रिक्षित के विला पहुंच हॉल में पहुंचकर सामने वंचित को पूरे 2 साल बाद देखकर भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे और वो चिल्लाया, भाई। उसकी आवाज सुनकर काउच पर बैठे रिक्षित और वंचित खड़े होकर उसे प्यार से देखने लगे। उनका सबसे छोटा और प्यारा भाई था। रिक्षित वंचित से दूर हो गया जैसे उसे पता था आगे क्या होने वाला है।
संचित भागते हुए वंचित के पास पहुंच उसके गले लग गया। संचित दोनों पैर वंचित की कमर के आसपास लपेट किसी बंदर की तरह उससे चिपककर छोटे बच्चे की तरह कंप्लेंट करने लगा, आप बहुत बुरे हो भाई, 2 सालों तक हमें अंधेरे में रखा। आप सही सलामत थे और हम दोनों आपकी यादों में आंसू बहाते थे। वंचित उसे शांत कराते हुए बोला, ओ मेरी भाई माफ कर दे छोटे, मुझे अब तुम्हारे पास ही रहूंगा। नीचे उतर, देख मेरी कमर दर्द कर रही है। नहीं मुझे नहीं उतरना, आपके पास रहना है। इतना बोल वो जोर जोर से वंचित के कंधों पर मुके मारते हुए रोने लगा। रिक्षित बस नाम में गर्दन हिला देता है। सच में उसका भाई थोड़ा साइको है। मतलब इतनी सीरियस सिचुएशन में वंचित कैसा था, अब तक कहाँ था, पूछना छोड़ दिया और उसे मार रहा है। इसके रंग तो किसी गिरगिट से भी ज्यादा जल्दी बदलते हैं। कुछ देर पहले किसी लड़की को परेशान कर रहा था, इतने लोगों के बीच बेचारी को कितनी अजीब अजीब बातें बोलकर आया है, और यहाँ मासूम बनता है, हद है। रिक्षित खुद से कहता है, इस बंदर को जो भी लड़की पसंद आएगी उसकी लाइफ तो बर्बाद है। इतना सोचते हुए उसने संचित को वंचित से दूर किया और सोफे पर फेंक दिया। वंचित कहाँ था 2 सालों तक, और उसने बिना अपनी रियल आइडेंटिटी के गुजारा कैसे किया, और अयुमी का पता उसे कैसे चला। आखिर वो दोनों 2 साल पहले क्रूज ने नीचे कैसे गिरे थे। संचित के सवाल सुनकर वंचित ने उदास होकर रिक्षित को देखा जो उसी के जवाब का इंतजार कर रहा था। कुछ समय पहले रिक्षित ने भी वंचित से यही सवाल किया था, पर उसने जवाब नहीं दिया और कहा था संचित के आने के बाद बताएगा। वंचित ने मायूस होकर कहा, 2 साल पहले जब मैं अयुमी को ढूंढ ढूंढ कर थक गया था, तभी एक दिन मुझे कॉल आया। सामने से मेरी अयुमी की आवाज सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा था। उसने धीमी आवाज में मुझसे कहा था मैं उसे बचाने एक क्रूज में आ जाऊं जो साउथ थाईलैंड सी में है। वो आगे कुछ कह पाती तब तक रूम ने फोन छीन लिया और बाद में मुझे थप्पड़ों की आवाजें सुनाई दी। अंडस्को और कहते हुए उसकी आंखें बरस पड़ी। तभी संचित और वंचित एक साथ बोले, संचित अंडस्को और क्या बोलो भाई। वंचित अंडस्को बताइए ना भाई आगे क्या हुआ था। वंचित ने चेहरा हथेली में छिपाते हुए कहा, उसके बाद से फोन में अयुमी की चिल्लाने की आवाजें आने लगी, क्योंकि रूम उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। मेरी अयुमी चिल्ला रही थी, उसके आगे भीख मांग रही थी, मगर उसकी आवाजें कंटिन्यू गूंज रही थी। मैं तो उससे प्यार करता था, फिर मम्मी ने उसका आर पे किया था। मैं बहुत बुरा हूँ। कहते हुए वो रिक्षित के गले लगकर रोने लगा। वंचित का रोना कुछ देर बाद कम हुआ, तब माहौल को हल्का करने के लिए रिक्षित ने संचित की शिकायत करते हुए वंचित से कहा, भाई आपको पता है आपका ये छोटे अब बहुत बड़ा हो गया है। एक लड़की को सरेआम छेड़ रहा था, उसे बेडरूम में ले जाकर जबरदस्ती करेगा और उसके साथ छी छी। ये बहुत ज्यादा बिगड़ गया है भाई। संचित चिढ़ते हुए, भाई ये झूठ बोल रहे हैं मैंने कुछ। तभी रिक्षित ने वीडियो चला दी जहां संचित भागते हुए जीनी से कह रहा था, और चुड़ैल मारो मत, मुझे तुम्हारे साथ से भी करना है यार। वीडियो में जीनी का चेहरा देख वंचित याद करने की कोशिश करने लगा। उसने कहीं पर तो इस लड़की को देखा था। वंचित उसे थोड़ा बहुत डांट लगाता है जिसे एंजॉय करके संचित ने वीडियो बना ली। कुछ देर बाद तीनों बिना मन के खाना खाकर सोने चले गए। जहां रिक्षित और संचित के सोने के बाद वंचित छिपते हुए बंगले से निकल गया। रिक्षित अपने रूम की खिड़की से वंचित को विला के बाहर निकलता देख टेढ़ा मुस्कुरा देता है। उसकी आंखों में कुछ तो अजीब था। उसने फोन निकाला और किसी को मैसेज करके सारा की स्कूल टाइम वाली फोटो देख पागलों की तरह उसे घूरने लगा और बोला, अंडरस्को आई एम अ स्टॉकर बेबी बट द स्टॉकर इज टू सीरियस अबाउट यू। आइश डे बाय डे योर ब्यूटी इज इनक्रीजिंग। आई फेल हार्ड फॉर यू माई लव। यू आर ग्रोइंग वेल लिटिल गर्ल। आखिरी बात कहते हुए उसकी नजरें सारा के सीने पर थी, जो बहुत छोटे छोटे थे। सारा के अभी के समय की फोटो देख उसके सीने को देख रिक्षित टेढ़ा मुस्कुराया और वापस स्कूल टाइम की फोटो खोल सारा के चेहरे को देखने लगा। जीनी का रूम। जीनी सोने की कोशिश कर रही थी। उसके दिमाग में बार बार एलेक्स के साथ गुजारी वो दर्द भरी रात आ रही थी। जीनी खुद में सिमटते हुए बोली, तुम बहुत बुरे हो एलेक्स रायजादा, और ये जीनी तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगी। तुमने बहुत हर्ट किया है मेरी लिटिल जीनी को। कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, वो भी इतना हॉट लड़का। मूवी में हीरोइन कितना खुश होकर हीरो से कह रही थी, आह बेबी लव मी मोर। बट उसने क्या किया, उसने मुझे बहुत हर्ट किया, कितना दर्द दिया। तभी उसे संचित का ख्याल आया। संचित की अजीब बातें याद करके जीनी को गुस्सा बहुत आता है, पर वो मुस्कुरा देती है। उसने संचित को बुरा बना लिया था। एलेक्स को हॉटी और संचित को क्यूटी नाम दिया था उसने, क्योंकि एलेक्स ज्यादा हंसता नहीं है बट संचित थोड़ा बहुत मुस्कुराता है। उसके डिंपल की वजह से जीनी ने उसका इतना प्यारा नामकरण किया था। संचित बेड पर लेट जीनी के मासूम चेहरे को याद करके खुद से बोला, पागल कहीं की शांत रहती है तब बहुत ज्यादा अजीब दिखती है। मेरी हॉट चुड़ैल चिल्लाते हुए ही अच्छी लगती है। जीनी कितना वाइल्ड बिहेव करेगी जब संचित उसे बाहों में भरकर प्यार करेगा। सोचकर संचित मुस्कुरा दिया, पागल लड़की मेरी हॉट चुड़ैल बहुत ज्यादा से वाय है, मन करता ही उसे खा जाओ। जीनी के बारे में सोचते हुए उसे बड़ी मुश्किल से नींद आती है।
एलेक्स एक डार्क रूम में मौजूद था जहां 20 लड़के और 2 लड़कियों को बांध कर रखा था। ये वही थे जिन्होंने जीनी के वीडियो के नीचे कमेंट किया था। जाहिर सी बात है, अच्छे कमेंट तो होंगे नहीं, बहुत बुरे बुरे कमेंट थे। ऐसे पूरे दुनिया में कमेंट आए थे। फिलहाल वहां पर कोरिया में मौजूद लोग थे। बाकी कंट्री में एलेक्स के आदमी सभी को ढूंढने में लगे हुए थे। लड़कियां एलेक्स को बहुत बुरी नजरों से घूर रही थी, जो देख एलेक्स ने बिना सोचे समझे दोनों की आंखों में गन चला दी। दोनों चीखने चिल्लाने लगी। एक बात कान खोलकर सुन लो बीचेस, एलेक्स सिर्फ जीनी का है। जिस लड़की को तुम्हें सूट कह रही थी वो लड़की मेरी जान है। एलेक्स का ऑर्डर मिलते ही उसके बॉडीगार्ड लड़कियों को रूम में लेकर गए और उनके साथ जबरदस्ती करने लगे। एलेक्स बहुत क्रूएल है, मगर वो हर बार शांति से काम लेते हुए अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा सोचता है। अब तो उसे उसकी ड्रीम गर्ल मिल गई थी जो बहुत हॉट और जंगली है, बिल्कुल जैसे उसे चाहिए थी। मगर इन घटिया लड़कियों ने कमेंट किए थे अंडरस्कोर इस 2 कौड़ी की ए सूट का एड्रेस दे दीजिए मिस्टर रायजादा, हमें इसे हम पर अंडरस्कोर इंस्टीट्यूट वर्क में भेज देंगे। दूसरी लड़की ने लिखा था अंडरस्कोर नॉट बैड बट आई थिंक वी शुड मेक हर फॉर सेंट मेसी वीडियो, वाओ इटल बी वेरी ऑसम, माई ब्रदर वांना डू एस विद हर। बस उनके साथ जो हो रहा था सब सही था। इतना सोच एलेक्स ने उन घटिया लड़कों को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया जिन्होंने जीनी को अपने बिस्तर पर ले जाने की बात करी थी। एलेक्स का हैंडसम फेस गुस्से में बहुत ज्यादा बौखला गया था, इतना कि उसका मन कर रहा था दुनिया को आग लगा दे। सभी लड़कों को चेयर पर बांध ऊपर से एसिड गिर रहा था, जिससे लड़कों को बहुत दर्द हो रहा था। वी पैलेस। वीर एकटक बेहोश अयुमी के मुरझाए चेहरे को देखकर उदास हो गया था। अयुमी ने रूम के एक विला में मौजूद पेड़ यहां देख लिए थे, इसलिए उनसे रिलेटेड बहुत बुरी वारदात याद करके अयुमी का बदन कांप उठा था। रूम ने 4 साल पहले अयुमी और वंचित को एक बेड में बिना किसी कपड़े के देखा था। तब उसके साथ वंचित की आंखों के सामने जबरदस्ती करने के बाद उसने सबसे छिपकर अयुमी को एक विला में बंद कर दिया था, जहां से भागते हुए अयुमी पकड़ी गई थी। रूम जानता था अयुमी को सबक सिखाए बिना वो मानेगी नहीं, इसलिए उसने इतनी बेहुदा हरकत की जिससे किसी की भी रूह कांप जाए। उसने सेकुरा ट्री के बीच अयुमी के हाथ पैर बांध दिए और सभी गार्ड्स और वर्कर्स को विला से निकाल दिया। विला पहाड़ी पर बना था, जिस वजह से वहां दूर दूर तक कोई घर नहीं था। फिर रूम ने एक नया दरिंदगी का खेल शुरू करते हुए अयुमी के बंधे हुए हाथ पैरों को गौर से देखा और बड़ी बेरहमी के साथ उसके कपड़े फाड़ दिए और खुद के भी कपड़े उतार उसके साथ बहुत हार्श तरीके से पेश आने लगा। उसने अयुमी के प्राइवेट ऑर्गन को सहलाते हुए एक झटके में फिंगर इंसर्ट कर दी और सर्द आवाज में बोला, बहुत शौक है मेरी सनशाइन को भागने का। हम वेरी इंटरेस्टिंग। तुम्हारा पति होने के नाते शायद मैं तुम्हें खुश नहीं रखता, इसलिए उस वंचित और रावीन की बाहों में जाना चाहती हो ना। नॉट बैड बीवी। आज ये रम्यक अपने पति होने का फर्ज अच्छे से निभाएगा। डू यू लाइक इट बेबी? सी हाउ माई फिंगर्स आर प्लेइंग विद योर स्मॉल यूमी। आर यू लविंग इट सनशाइन? रूम की इतनी डेंजर आवाज सुनकर और उसकी उंगलियों को महसूस कर अयुमी रोते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो रूम प्लीज, मैं आगे से कहीं नहीं जाऊंगी है। अयुमी आगे कुछ कहती तब तक रूम ने उसके पैरों को जलाते हुए उसके पैर अलग कर दिए और एक झटके में उसके अंदर समा गया और वेस्ट मूव करके थरस्ट करते हुए बोला, आह देखो मैं तुम्हारे कितने करीब हूँ बेबी। देखो हमारी बॉडी किस कदर उलझ गई है। मेरा नाम लो सनशाइन। देखो हम दोनों के नीचे के बॉडी पार्ट निचले बदन कैसे टकरा रहे हैं। आहे, आई एम जस्ट लविंग दिस एक्टिविटी। Oh you are really hot baby, I see can feel it on my diamond। भूल जाओ उस वंचित और रावीन को, मैं उस दोनों से बहुत अच्छा हूँ बीवी बेड पर। ये सेकुरा ट्री तुम्हें हमारा मिलन याद दिलाएगा मेरी बच्ची। AFC के डैम इट। लव यू माई सनशाइन कहकर उसने अयुमी के होंठों को चबाना स्टार्ट कर दिया। वो अयुमी के साथ बुरा सलूक करते हुए पागलों की तरह बातें कर रहा था। उसे इतना भी होश नहीं था वो दोनों गार्डन में बिना किसी कपड़े हैं। अयुमी के हाथों पैरों में दर्द हो रहा होगा। वो कुछ नहीं सोचता। अयुमी मुंह नहीं खोल रही थी, जिससे उसने अयुमी के सीने को मसल दिया और उसके मुंह में टंग एंटर करके बेहद गहराई से चूमने लगा। पूरे गार्डन एरिया में उनके एक होने की आवाजें गूंज रही थी। अयुमी रोते हुए दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। उसने रस्सी को पकड़ रखा था क्योंकि रूम के इतने फास्ट स्ट्रोकर्स की वजह से उसकी बॉडी हिल रही थी। रूम ने उसे और दर्द दिया क्योंकि अयुमी ने उसके बहुत कहने पर भी रूम को छुआ तक नहीं। पूरे वक्त उसने रस्सी को पकड़े रखा था। जिस सेकुरा चेरी ब्लॉसम ट्री को देखकर लोग खुश हो जाते हैं, अयुमी के साथ उसी पेड़ के नीचे रूम ने उसका आरपे किया था, वो भी बहुत बेदर्दी से। अयुमी वो दिन याद करके आज भी डर के मारे कांपने लगती थी। अयुमी को याद है उसके अंदर समाते हुए रूम ने सिगरेट के कश लेने के बाद जलती हुई सिगरेट से उसके पैरों और हाथों को भी जलाया था। 2 पेड़ों के बीच अयुमी के हाथ बंधे थे और पैर रूम की कमर पर जबरदस्ती लिपटे हुए थे। रूम बड़ी बेरहमी से उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। पहाड़ी पर मौजूद सभी पंछी इतनी बुरी आवाजें और अयुमी का रोना सुनकर आवाजें करने लगे, जैसे उन्हें भी बहुत दर्द हो रहा हो अयुमी के दर्द से। बादल बरस पड़े थे उसका दर्द देख, मगर रूम ना रुका।
पूरे 3 घंटे अयुमी को अलग अलग तरह से टॉर्चर करने के बाद उसने कमरे में लाकर रात भर उसका ख्याल रखा। मगर उस दिन के बाद से अयुमी जब भी सेकुरा के पेड़ देखती उसे वो भयानक दिन याद आ जाता था। रूम ने पहले बहुत बार उसके साथ वो सब किया था, मगर सब कमरे में एक ब्लैंकेट के बीच होता था जिसमें अयुमी की मर्जी नहीं होती थी, सिर्फ रूम का पागलपन होता था। पर उस दिन रूम ने रोशनी में अयुमी के साथ खेला था। उसका जिस्म नोचा था ताकि वो ये सबक याद रखे। रूम की मेहरबानी, अयुमी कभी वो दिन नहीं भूल पाए और ना ही अपने पसंदीदा फूलों को कभी देख पाती है। वीर अयुमी को देखकर खुद से बोला, मैं नहीं जानता वो साजिश किसकी थी जिसकी वजह से रूम ने हम दोनों को उस हालत में देखा था। मैं उस रेड शू लेस वाले इंसान को ढूंढ कर रहूंगा जिसने ये सब किया है। तेरी इस हालत का जिम्मेदार वही है छोटी। तारांकन, क्या होगा जब सारा के साथ उसका मिस्टर गुड बॉय जबरदस्ती करेगा? क्या हुआ था अयुमी के साथ जिससे रूम ने उसके और वीर के रिश्ते पर शक किया था? अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।